5-10 बाल भी मुझे दिख जाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा हेयर फॉल होना है। कितने बाल गिरे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ। आपके यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के बाद उनके गए हुए बाल वापस आ गए। अनुपम खेर के बाल है ही नहीं बाल, तो वैसी स्थिति किसी की हो जाए तो उसमें कुछ संभावना है वापस बाल आने की? हो सकता है। मास्टरबेशन का कोई फर्क पड़ता है हेयर लॉस में? हेयर फॉल से रिलेटेड मेडिकेशन रहती है, ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल हेल्थ के लिए सही नहीं है। डैंड्रफ से हेयर फॉल हो जाता है? अच्छा, डायरेक्ट गर्म पानी से जो लोग नहाते हैं बालों की हेल्थ के लिए सही है वो? मतलब पेशेंट लोग ट्रीटमेंट पूरा ही नहीं करते। Okay. मेरे बाल देख के आपको अभी क्या लग रहा है कि ठीक है, या सरसों के तेल से कुछ फायदा होता है बालों में? 15 से 25 के बीच की जो एज है उस समय हमें अपने बालों को लगातार एग्जामिन करते रहना है। पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि सर कल 2 बाल दिख गए हमको। आपने देखा होगा आगे से कहीं लोग की हेयर रूट से चली जाती है। स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है तो वो अपने आप में हेयर फॉल को इंड्यूस कर देता है। टॉबैको से तो प्रॉब्लम है ही। आपका सर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ये क्या ज्यादा कॉस्टली रहता है? ट्रीटमेंट वर्क करेगा पर आपने ट्रीटमेंट पूरा ही नहीं किया। मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है? हेयर ट्रांसप्लांट भी नेचुरल है। लोग एक्सपायर हुए हैं हेयर ट्रांसप्लांट से, तो हेयर ट्रांसप्लांट सेफ है इंडिया में? क्या डेंटिस्ट को राइट से हेयर ट्रांसप्लांट करने का है? आपका जो तरीका मुझे काफी अच्छा लगा कि जो गए हुए बाल हैं उनको भी वापस लाया जा सकता है। जो व्यूअर देख रहे हैं हमें, उनके लिए भी एक आशा की किरण जगी कि बिना हेयर ट्रांसप्लांट के भी आप अपने गए हुए बाल वापस ला सकते हो। बिल्कुल। जो हेयर फॉल और हेयर वाइट दोनों एक ही मतलब एक जैसे कारण हो सकते हैं, दोनों के अलग अलग कारण रहते हैं। तो बाल कई बार जैसे बीच से टूट जाते हैं तो वो क्या रहता है सर? आप भी वेजिटेरियन है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, हमारे कई सारे व्यूअर्स भी वेजिटेरियन। हाँ। बचपन से आदत है, मम्मी तेल वेल लगा के कंघा कर देते थे, तो जब तक आज भी मैं जब तक वो बालों में तेल नहीं लगाता हूँ नहाने के बाद तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसा लगता है कि मैं नहाया ही नहीं हूँ। शैम्पू या साबुन, सर मैंने ऐसा भी देखा है कि उनके हेयर फॉल होता रहता है तो वो पूरा अपने गंजे हो जाते हैं। मतलब मेरी मम्मी ने भी कई बार ऐसा किया है कि बाल थोड़े कम दिख रहे थे बचपन में तो उन्होंने कई बार करवा दिया। हाँ। जैसे दाढ़ी के लिए है हेयर ड्रायर जो लोग डेली बेसिस पे यूज, अभी काफी फेमस हुआ था आदिवासी हेयर ऑयल, बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो वो हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकती है, रोक सकती है। तो फिर इधर उधर से जहाँ भी बाल है वहां से निकाल के फिर लगाया जाता है। जैसे मेरा ही है, इस पार्ट में अभी तक नहीं आई है। पर सर वीक वगैरह जो आती है ये सेफ है? अमिताभ जी का वो पैच वो है वीक है। अमिताभ बच्चन वीक लगाते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं खूब, वो नॉन वेजिटेरियन वगैरह खाते ही होंगे, सब उनकी डाइट रहती है, उसके बावजूद उनको क्योंकि प्रोटीन की पूर्ति वो पूरी कर ही रहे हैं, उसके बावजूद उनको हेयर फॉल हो रहा है। नाखून घिसने से कुछ फायदा होता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा। आज हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के वन ऑफ द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक तिवारी सर। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। आपके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं पेशेंट फीडबैक के, हेयर फॉल से रिलेटेड। उसमें जो पेशेंट है वो ये कह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था, लगभग गंजे जैसे हो गए थे वो, और डेंसिटी कम हो गई थी, बाल पतले हो गए थे। बट आपके यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के बाद उनके गए हुए बाल वापस आ गए, बालों में डेंसिटी आ गई और जो बाल पतले हो गए थे वो नॉर्मल हो गए। तो ये क्या पॉसिबल है? ये देखिए 2 चीजें हैं इसमें। जब भी कोई हेयर फॉल का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको एग्जामिन करते हैं और उसकी हेयर फॉल की जो सीवियरिटी है और ग्रेडिंग है उसको चेक किया जाता है। उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे फर्स्ट में हम मेडिकल ट्रीटमेंट से ही शुरू करते हैं और अधिकांश केस में मेडिकल ट्रीटमेंट से काफी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। और जैसा कि अभी आपने बताया डेंसिटी और हेयर थिनिंग में भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि कॉम्प्लायंस एक बड़े इश्यू है। कॉम्प्लायंस मतलब पेशेंट लोग ट्रीटमेंट पूरा ही नहीं करते। तो आजकल का जो जमाना है इसमें सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए और पेशेंस की बहुत कमी। तो जो भी पेशेंट पेशेंटली ट्रीटमेंट करवाते हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जो आपने पेशेंट के वीडियोस अपलोड किए अपने सोशल मीडिया में, उनको कितना समय लगा था वो रिजल्ट मिलने में? देखिए जनरली जब कोई पेशेंट फर्स्ट विजिट के लिए आता है तो हम उसे 4 to 6 मंथ्स का टाइम विंडो बताते हैं। 4 से 6 महीने। 4 से 6 महीने में लगभग काफी अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद मेंटेनेंस ट्रीटमेंट चलता है ताकि जो रिजल्ट हमने अचीव किया है उसको हम मेंटेन कर पाए। वो कितने समय तक चलता है? वो लगभग 2 to 3 इयर्स। 2 to 3 इयर्स तक मेंटेन करना है। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में ज्यादा कुछ नहीं रहता है, कुछ टॉपिकल लोशंस रहते हैं जिससे हम की रिजल्ट को मेंटेन करें। अच्छा। क्योंकि हेयर फॉल में कभी ऐसा नहीं होगा कि ट्रीटमेंट आपका पूरा हो गया अब आपको कुछ भी ट्रीटमेंट मेंटेन नहीं करना। अगर आप एकदम से सारा ट्रीटमेंट रोक देते हैं या छोड़ देते हैं या बीच में आपका ट्रीटमेंट बंद हो जाता है तो दोबारा से हम फिर रिवर्स में आ सकते हैं, वापस वही पुरानी वाली आ सकता है, वैसा हो सकता है। बट सर जैसे किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि इसको कैसे रोकें, तो आपके क्लिनिक पर आने के कितने दिनों बाद उसको फायदा दिखने लगेगा?
देखिए, सबसे पहले जब पेशेंट आता है, अगर उसको बहुत सीवियर हेयर फॉल है, तो हम उसको ये काउंसलिंग करते हैं कि 8 टू 10 वीक्स आपको 6 टू 8 वीक्स या 8 टू 10 वीक्स लगेंगे ट्रीटमेंट का रिजल्ट दिखना शुरू होने में। ओके, लगभग 2 महीने। लगभग 2 2 महीने, तो महीने। 2 महीने तो उसको एकदम धैर्य रखना है और वेट एंड वॉच करना है। तो यहाँ पे जनरली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहता है? किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? मेडिसिन से करते हैं या और कोई थेरेपी वगैरह? सबसे पहले तो हम एग्जामिन करके डायग्नोसिस बनाते हैं कि ओके, किस तरह का हेयर फॉल है ठीक और है। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान होता है कि पैटर्न बाल्डनेस है, जेनेटिक बाल्डनेस है या फिर किसी तरह का डाइटरी प्रॉब्लम है या कोई और इश्यू है। तो जिस हिसाब से जो प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान होता है। कोई भी एक यूनिवर्सल प्लान नहीं है, पेशेंट टू पेशेंट वो वेरी करता है। डिपेंड करता है अलग-अलग तरह। तो आप जो बता रहे हैं कि अलग-अलग तरह का हेयर फॉल होता है, तो कितने तरह का होता है ये? इसको ब्रॉडली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जेनेटिक होता है, जो पैटर्न बाल्डनेस होती आनुवांशिकी है, जो परिवार से आता है। आनुवांशिक जो ठीक है, जेनेटिक आपका आ रहा है, ठीक और है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें ओके, कि डाइटरी फैक्टर्स हो सकते हैं या कोई आपने कोई इरिटेंट लगा लिया है बालों में या कोई आप पोस्टपार्टम है या जैसे कि आपका अभी प्रेगनेंसी और डिलीवरी से आप निकले हैं या कोई अच्छा। लंबी बीमारी से आप गुजर रहे हैं। हुँ, तो इस तरह की चीजें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आती हैं। बाकी ओके। मेजरली जो बॉयज में या मेन में हमको मेन दिखता लड़कों है, की बात है सर, लड़कों में लड़कों में ज़्यादा। मेनली हमको जेनेटिक बॉल्डनेस दिखती है, अच्छा, जो परिवार से आती है। जो पारिवारिक होती है। बट सर कई जगह ये भी देखा गया है कि उनके परिवार के लोग काफ़ी अच्छे हैं, मतलब नाना पक्ष और उनका जो घर का पक्ष है। बट उसके बावजूद एकदम से हेयर लॉस काफ़ी तेज़ी से हो जाता है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये बात सही है कि कई बार जेनेटिक फैक्टर नहीं होता है, फिर हुँ, भी हमको पैटर्न बॉल्डनेस दिखती है। लेकिन अधिकांश केसों में जहां पर जेनेटिक्स है हुँ, स्ट्रांग, वहां हुँ। तो बॉल्डनेस आती ही है और कई बार बिना जेनेटिक्स के भी आ जाती है। अच्छा, तो हमको ये देखना है कि लगभग 15 से 25 के बीच की जो एज है, उस समय हमें अपने बालों को लगातार एग्जामिन करते रहना है, चेक करते रहना है। एज ए पेशेंट हम ये देख सकते हैं कि कहीं हमारे बालों की थिनिंग तो नहीं हो रही है हुँ। या हेयर फॉल जितना नॉर्मली होता है उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अर्ली सिम्पटम्स क्या रहते हैं, जैसे कैसे पहचानें शुरुआती स्टेज में? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए आप नॉर्मल जो बालों की जो रोज़ाना गिरने का एक काउंट है, हुँ, जो लिटरेचर में मेंशन है, हुँ। वो है 80 टू 100 80 टू लगभग 100? 80 टू 100 ओके। 80 से 100 बाल लगभग रोज़ाना सभी के फॉल होते हैं। अगर 100 से ज़्यादा हो रहा है, 120 से ज़्यादा हो रहा है और तेज़ी से आपकी बालों की थिनिंग होती जा रही है या फिर आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, आगे से जो हमारी हेयर लाइन होती है, वो अगर पीछे जा रही है, तो ये कुछ जो सिम्पटम्स हैं ये अर्लीस्ट में आते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको लग रहा है, थोड़ा भी डाउट है, हुँ। तो आपको एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन ले लेना चाहिए, इससे पहले कि कुछ देर हो जाए। अच्छा। सर जो 80 से 100 आप बता रहे हैं, मुझे काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा है। जैसे मेरे 5-10 बाल भी मुझे दिख जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है। तो मैं क्या इससे मेरा हेयर फॉल भी हो रहा है, मुझे फील भी हो रहा है कि जो पहले डेंसिटी थी बालों में, कुछ हल्के से बाल पीछे जा रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे बाल कम लगते हैं। तो मुझे भी क्या डॉक्टर को बताना चाहिए? क्योंकि मेरे आप जो 80-100 बाल बोल रहे हैं, उतने तो नहीं गिर रहे हैं, पर हाँ 10, 15, 20 जो मुझे दिख जाते हैं। नहीं, 24 आवर्स में अगर आपके 10, 15, 20, 25, 30, हुँ, 50 तक भी आपको दिखते हैं, तो ये हुँ। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। जैसे मैं सफ़ेद कपड़े कहीं पहने हैं तो वो दिख जाते हैं, सोफ़े में कहीं बैठा है तो दिख जाते हैं कि हाँ, ये बाल अभी अपना ही हेयर फॉल हुआ है। तो ये आप इसके बावजूद बताना चाहिए डॉक्टर को, ये कि ये नॉर्मल उसके है? लिए हम लोग हेयर बुल टेस्ट भी करते हैं कई बार। अच्छा, वो कैसे होता बालों है? का जो एक गुच्छा है हुँ, सिर में, उसको हम थोड़ा-सा फर्मली पकड़ के, स्ट्रांगली पकड़ के हल्का सा पुल करते हैं। ओके। अगर हमारे बाल हाथ में काफ़ी सारे बाल आ रहे हैं, तो उससे हमको जज कर सकते हैं कि हमारा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा तो है। उस बाल को देख के पता लगाया जा सकता है कि हाँ, कित बाल जो निकला है उसकी थिकनेस वो आप नहीं पता कर पाएँगे। अच्छा। उसकी बालों की थिकनेस भी देखी जाती है कि उसमें थिनिंग तो नहीं हो रही है। कई बार जैसे बाल निकलता है तो एक व्हाइट-व्हाइट वहाँ स दिखता है हाँ, लास्ट वो में। जनरली डैंड्रफ के कारण हो सकता है या कोई ओके, फंगल कंपोनेंट है। अच्छा। दूसरा एक बेसिन टेस्ट भी होता है। जैसे हुँ, आपने बाल गीले कर लिए और आप कंघा लेके बेसिन के यहाँ खड़े हो गए और आपने 8-10 बार कंघा किया। ठीक तो है। आप ये जज कर लें कि बेसिन में कितने बाल आपके गिर रहे हैं। मतलब मुझे अपने बाल गीले करना है, हाँ, कंघा लेना है हाँ, और बेसिन के पास कंघा करने कंघा लगना है। करना है तो उसमें बेसिन में कितने बाल आपके गिर रहे हैं, अच्छा, एट ए टाइम 8-10 बार कंघा करने में, कंघे में कितने आ 10 रहे हैं, बार, 8-10 बार कंघा करना है। ठीक है। तो उससे आपको एक मोटा-मोटा आइडिया लग जाता है कि आपके हेयर की क्या स्थिति है। कितने बाल गिरे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ, लगभग अगर उसमें आपके कंघे और बेसिन मिला के हुँ, 50, 60, 70 बाल दिख रहे हैं, तो फिर चिंता वाली तो फिर बात है। चिंता वाली बात है। और बाल अगर थिन है वो, हाँ, उसमें जो शाफ्ट है बीच में से टूटा हुआ है, हाँ, तो भी बाल अपने डैमेज्ड हैं और उनको हाँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब मेरे ऐसा है कि मेरे 15-20 बाल गिर रहे हैं, मुझे डेंसिटी भी कम मालूम पड़ रही है, बट मैं जब वो बेसिन टेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे तो नॉर्मल आ रहे हैं।
तो उसके बावजूद मुझे आना चाहिए या मेरे तो लिए? फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि डेंसिटी अभी जो मैं आपकी देख पा रहा हूँ, आपकी डेंसिटी ओके है, अच्छा। हेयर लाइन भी जितना दिख रहा है उस हिसाब से ठीक ही है, और 15-20 बाल गिरना इज एब्सोल्युटली मतलब वो नॉर्मल। पुरानी वाली बात नहीं बची है जो पहले बाल लगते थे ना 3-4 साल पहले, तो उसका मतलब मेरे मन में चिंता बनी रहती है हमेशा देखते हुए। नहीं, इस तरह का देखिए, वो जो मोटे-मोटे जो मार्कर्स हैं, हाँ, उसके हिसाब से हमको चलना है। ओके, ऐसे तो पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि सर कल 2 बाल दिख गए हमको, तो अच्छा। हम आपके पास आ गए। चिंता रहती है सर, तो वो एक मतलब बाल आजकल झड़ना क्योंकि एक तरह से आत्मविश्वास पूरी तरीके से डाउन हो जाता है उसके बाद। आजकल हेयर को लेके बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हाँ, और मार्केट में हम लोग जो देखा करते हैं, कई फ्रेंड्स हमारे रहते हैं, अभी कुछ दिन पहले तक तो सही थे, फिर देखा पूरी हालत खराब हो गई है, हाँ, तो हाँ। कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। सर जो व्यूअर अभी बैठ के हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो जब वो यहाँ पर आएँगे स्किन हब क्लिनिक में, तो उसके बाद उनका क्या ट्रीटमेंट आप डिसाइड करते हैं? किस तरह से उनका जो मेडिसिन वो प्लान करते हैं? जैसे कई पेशेंट दूर से भी आना चाह रहे हैं, ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, सबसे अच्छा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके। तो जो फेस टू फेस कंसल्टेशन होता है, हम हुँ, लोग एग्जामिन करते हैं, हुँ, ट्राइकोस्कोप से भी देखते हुँ, हैं और क्लिनिकली भी एग्जामिन करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन और उसका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, दूसरा, जब वो आता है तो जैसा मैंने अभी बताया था, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह का हेयर फॉल है, उसका ठीक है, डायग्नोसिस बनाते हैं ठीक है, और उसकी ग्रेडिंग डिसाइड करते हैं कि ओके। किस तरह का सीवियरिटी है। हुँ, उसके बाद सबसे पहले, अगर बहुत ज्यादा डेंसिटी कम नहीं हुई है, तो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक टेस्ट भी अगर जरूरत पड़ती है, हुँ, अगर लगता ब्लड है कुछ टेस्ट। ब्लड टेस्ट, कुछ डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है या किसी पर्टिकुलर चीज की डेफिशिएंसी है, तो हुँ, वो टेस्ट होते हैं। थायराइड वगैरह के जांचें होती हैं, हीमोग्लोबिन के टेस्ट होते हैं, विटामिन डी, विटामिन बी12, फेरेटिन, आयरन, इन सब टेस्ट होने के बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं और उसके जो आधार पे फिर हाँ, और जो एग्जामिन करते हैं उसके हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोसिस बनता है। हुँ, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और मेडिकल ट्रीटमेंट अगर सक्सेस होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर दूसरी चीजें उसके बाद आती हैं। ओके। एक सर मेल पैटर्न हेयर लॉस करके मैंने कहीं कुछ पढ़ा था, ये क्या होता है? मेल पेटर्न हेयर लॉस जो अभी हम बात कर रहे थे, हुँ, जेनेटिक हेयर फॉल जो होता है, ओके, मेल्स में जनरली टेस्टोस्टेरोन या डीएचटी की ओवर एक्टिविटी के कारण बालों का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में थोड़ा डिस्टर्ब होने लग जाता है ओके, और बालों की जो एनाजन फेज होता है, ग्रोइंग फेज, हुँ, वो टीलोजन फेज में जाने लग जाते हैं ज्यादातर। तो उसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस और उसके लिए अर्लीस्ट ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्योंकि कई बार हेयर रूट्स ही, आपने देखा होगा आगे से कई लोग की हेयर रूट्स ही हाँ, चली जाती हैं, हाँ, होता है तो फिर बिल्कुल। वो इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाता है। ओके, फिर कभी वो नॉर्मल नहीं फिर हो अगर सकता। रूट्स चले गए हैं तो फिर वहां पर बाल आना मुश्किल हो जाता है, एक्सेप्ट हेयर ट्रांसप्लांट या पीआरपी ट्रीटमेंट। ऐसा भी होता है क्या सर, जैसे किसी को हेयर फॉल नहीं हो रहा है, उसकी लाइन अपने आप पीछे चली जा रही है, इधर से वो गंजा हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है? बिना हेयर फॉल हो हुए ये स्थिति हो जाना? हेयर फॉल बिल्कुल नहीं है, हुँ, लेकिन डेंसिटी कम हो रही है। डेंसिटी कम हो रही है, बाल पीछे जा रहे हैं, हाँ, इधर ऐसा से भी होता है ना, ऐसा भी हेयर होता है? आप नंबर ऑफ हेयर स्ट्रैंड्स आपके उतने नहीं गिर रहे हैं, हाँ, लेकिन आपके बालों की मालूम ही नहीं पड़ेगा हाँ, मतलब वो बालों की थिनिंग शुरू हो गई है या हाँ, डेंसिटी कम हो गई है, हाँ, हाँ, तो हाँ। ये भी एक तरह का हेयर मतलब वो फॉल हो एक तरह सकता है। साइलेंट किलर कह सकते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ रहा है आपको। हाँ, और आपको फिर वैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी डेंसिटी कम हो रही है, हाँ, बालों की वॉल्यूम कम फील हो रही होगा है। वो, जो जो कई लोगों के हम देखते हैं यहाँ से पूरे गायब हो जाते हैं बाल। हाँ, जैसे बालों की जो वॉल्यूम होती है ना, हुँ। फिर वो कम हो जाती है। आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट किस तरह से, मेडिसिन बताया आपने और इसके अलावा क्या करते हैं आप? मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी आता है पीआरपी ट्रीटमेंट, हुँ, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हुँ। तो उससे हम बालों की डेंसिटी और हेयर फॉल को रोकने की कोशिश करते हैं। वो क्या होता है, प्रोसीजर होता है कि? वो एक प्रोसीजरल ट्रीटमेंट है। ओके। उसमें पेशेंट का ब्लड सैंपल लेके उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स को हम एक मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, हुँ, उससे सेपरेट करके स्कैल्प में इंजेक्ट कर देते हैं। वो पीआरपी ट्रीटमेंट होता है और वो काफी इफेक्टिव होता है। सेफ रहता है सर, मतलब वो किसी को? टोटली सेफ है, क्योंकि आपका ही प्रोडक्ट है, आपकी बॉडी का ही प्रोडक्ट आपके स्कैल्प में इंजेक्ट हो रहा है, कोई फॉरेन प्रोडक्ट हम यूज नहीं फॉरेन में कर हाँ, रहे हैं। सही है सर। और इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग होती है, तो हुँ, माइक्रो नीडलिंग से छोटे छोटे पोर्स बनाए जाते हैं स्कैल्प में, ओके। ताकि जो पीआरपी हम इंजेक्ट कर रहे हैं या हुँ, स्प्रिंकल कर रहे हैं उसका रिजल्ट पेनिट्रेशन ज्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह की चीजें हैं। आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा और भी काफी चीजें चल रही हैं। पीआरपी बताया आपने, मेडिसिन बताई और इसके अलावा और क्या? माइक्रो नीडलिंग ओके, और जीएफसी ट्रीटमेंट होता है, ग्रोथ ठीक है। फैक्टर्स कॉन्सेंट्रेट, वो भी पीआरपी का एक वर्जन है, तो उसके भी बट वो अच्छे पीआरपी रिजल्ट के हैं। बाद होता होगा कि पहले होता है? पीआरपी और जीएफसी में से भी हम कोई सा एक सिलेक्ट कर वो आपके सकते हैं। विवेक, आपके हाँ, डायग्नोसिस पे वो डिपेंड करता पेशेंट है। से काउंसलिंग करने के बाद वो क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या तो है। इसके कुछ सेशंस होते हैं या एक बार में ही हो जाता है? हाँ, इसके लगभग 3 से 4 सेशन होते हैं। 3 हुँ, to 4 वीक्स के गैप से आपको पीआरपी सेशन लेना पड़ता है। हुँ, और पीआरपी के कैंडिडेट जनरली वो होते हैं जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, जो मेडिसिन से जिनको फायदा नहीं हो जिनको रहा ज्यादा फायदा नहीं हो है। रहा ठीक है, है। ज्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल है, मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है,
डेंसिटी चली गई है, मेडिसिन से वापस नहीं आ रही है, हेयर ट्रांसप्लांट पे जाना नहीं चाहते, तो दे आर आइडियल कैंडिडेट्स फॉर पीआरपी। पीआरपी और उसके बाद फिर जीएफसी जो आपने बताया। हाँ, पीआरपी और जीएफसी लगभग उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों में से एक को डिसाइड कर सकते हैं। साथ में हम माइक्रो नीडलिंग ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन मेडिसिन कंटिन्यू चलती रहती तो है। यही आपका रहता है या इसके अलावा भी और कुछ है? एक लो लेजर लाइट थेरेपी होती है। करते हैं आप? हाँ, उसमें एक हेलमेट जैसा होता है, उसके अंदर लेजर लाइट्स होती हैं लो पावर की, जो हेयर को स्टिमुलेट करती हैं। ओके। तो वो भी एक तरह का ट्रीटमेंट है तो जो स्किन हब क्लिनिक में आप करते हैं? हाँ जी, अच्छा, तो इस सारा जितना भी आप प्रोसीजर बता रहे हैं सब होता है स्किन हब में? सारी चीजें यहाँ पर सारी अवेलेबल चीजें है। होती हैं। तो सर इसके अलावा भी कुछ आप लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस होते हैं क्या ट्रीटमेंट में? या जैसे फिर कि मेडिसिन हमने से ठीक हो सकते हैं? देखिए, लाइफस्टाइल का तो हमेशा एक रोल रहता ही है। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आजकल देखेंगे कि लाइफस्टाइल सबकी बहुत बिगड़ी हुई है। सबसे पहले उसमें आता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक नोन कॉज है हेयर कॉमन है, फॉल वो तो का। हर कोई किसी के तो साथ। अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है तो वो अपने आप में हेयर फॉल को इंड्यूस कर देता है। ओके। दूसरा होता है डाइटरी फैक्टर्स, जो मेरे हिसाब से मेरी जो एक्सपीरियंस अभी तक रही है कि डाइटरी फैक्टर स्पेशली फीमेल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेयर फॉल में। क्योंकि हमारे जो इस तरह का जो हमारा लोकेशन है इंडिया में या मध्य प्रदेश में या उज्जैन में, डाइटरी अवेयरनेस बहुत कम है। हमें क्या चीजें कितनी मात्रा में कब लेना है, कौन सी चीज लेना चाहिए बैलेंस्ड डाइट के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ही कम है। लोग पेट भरने के लिए खाते हैं कि बस हाँ, क्वालिटी फूड नहीं है। क्वालिटी फूड नहीं। और फीमेल्स के लिए क्या होता है, उनकी ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रहती हैं, प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरीज होती हैं, तो उनके ऑलरेडी बॉडी से बहुत सारी चीजें का लॉस होता रहता है। अगर वो उसको रिप्लेनिश नहीं करते, उसको वापस से वो लोग अगर बैलेंस नहीं करते, तो उनका हेयर फॉल होना तय है। तो डाइटरी फैक्टर फीमेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल और मेल में? मेल में जेनेटिक फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 80% जो है वो जेनेटिक बॉल्डनेस है, फीमेल्स में डाइटरी मेन फैक्टर होता है। इसके अलावा हम देखेंगे स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग से भी हेयर डैमेज होते हैं। मतलब ये सर कितने परसेंट, क्योंकि मैं कई ऐसे मैं एक्टर्स को जानता हूँ, जैसे शाहरुख खान अपने आप में बड़ा एग्जांपल है कि वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, आज भी करते हैं, फिर भी उनके बाल आज भी 60-65 साल की उम्र में भी इतने अच्छे हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, ये क्या कारण है मतलब इसके हाँ, पीछे? देखिए इस लॉजिक से तो सभी सिगरेट पीने वालों को लंग कैंसर होना चाहिए। हाँ। पर नहीं होता है। तो जेनेटिक्स एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर अच्छा। शाहरुख खान के जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, उनके जेनेटिकली ही बाल इतने अच्छे हैं, तो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करने से भी बालों को ज्यादा डैमेज नहीं होगा। लेकिन ससेप्टिबल तो है आप उसके लिए प्रोन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो चीज से थोड़ा भी हमको नुकसान होने के चांसेस है, तो उस चीज से हमको इम्पैक्ट पड़ सकता है। इम्पैक्ट पड़ सकता है एज कम्पेयर टू जो नहीं स्मोक कर रहा है, उससे तो आप ज्यादा नुकसान में है। शराब से भी प्रभाव पड़ता है? शराब का बहुत ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर क्रोनिक अल्कोहलिज्म अगर है, बहुत ज्यादा आप शराब ले रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आपके बालों को डैमेज होगा। तंबाकू का किसी भी तरह से सेवन करना मतलब वो हाँ, दिक्कत है? टोबैको से तो प्रॉब्लम है ही। दिक्कत। हाँ, टोबैको, च्यूइंग, स्मोकिंग, इससे प्रॉब्लम है। स्ट्रेस हो गया, डाइटरी फैक्टर्स हो गए, तो इस तरह की चीजें बालों को डैमेज करती हैं। आपका सर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ये क्या ज्यादा कॉस्टली रहता है? कॉस्टली तो बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ दवाइयां जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम बालों का करते हैं, वो जो दूसरी दवाइयां हैं नॉर्मल मेडिसिन से किसी और डिजीज के, उसके कंपैरिजन में थोड़ा तो डिफरेंस आता ही है। और बिकॉज आपको लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है कि हमें इतने मंथ्स तक ट्रीटमेंट चलाना है। मतलब मेरा हमेशा ये हम मेंटली प्रिपेयर रहे हम। यस, तो पेशेंट का मुझे हमेशा ये कहना रहता है कि आप या तो ट्रीटमेंट शुरू ना करें, और शुरू करें तो कंप्लीट करें। अगर आप उसको इनकम्प्लीट छोड़ देंगे तो आपका एक तो ट्रीटमेंट पे से ट्रस्ट टूट जाता है कि ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर, वो फिर हमेशा के लिए हो जाता है कि ट्रीटमेंट वर्क नहीं किया, ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट वर्क करेगा, पर आपने ट्रीटमेंट पूरा ही नहीं किया। सही बात है। तो मेजोरिटी, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, 10 में से 5 पेशेंट ट्रीटमेंट पूरा ही नहीं करते, वो अधूरा ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और फिर बात वहीं की वहीं खत्म। फिर उसका दुष्प्रचार भी होता है कि कुछ फायदा नहीं फिर होता उनको ये लगता है अपने कि फ्रेंड सर्कल में बताते होंगे एग्जैक्टली कि ये पैथी है, ये डॉक्टर है, या ये वाली जो मेडिसिन है ये वर्क नहीं करेगी, मत करना। पर आपने ट्रीटमेंट पूरा कहाँ किया? मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है ट्रीटमेंट? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, अगर वो सिस्टम से जो आप बना रखा है आपने मंथ वाइज। इसमें आपके यहाँ पे मंथली कितनी विजिट लगती हैं? मैं मंथली कॉल करता हूँ पेशेंट को फॉलोअप के लिए। हर मंथ में आपको एक विजिट करना है। मतलब 5-6 महीने का आप बता रहे हैं, तो महीने में एक बार आना, 6 बार आपके पास 6 बार आना है। और जो कुछ अलग से जो थेरेपी वगैरह है उसके लिए अलग विजिट रहती है? हाँ, वो हम बीच में प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा सिचुएशन बने। बट हेयर ट्रांसप्लांट से तो सस्ता ही पड़ता है जो
हेयर ट्रांसप्लांट से तो ऑब्वियसली काफी सस्ता है और नॉन इन्वेजिव है। हेयर ट्रांसप्लांट इज इन्वेजिव प्रोसीजर। सही बात है, ये नेचुरल तरीके से आएगा। हाँ, मतलब तो इसमें आपको सर्जरी नहीं करवानी, इसमें नहीं, आपको और नेचुरल भी है ना, थोड़ा सा आप इसको कहेंगे कि वापस जो लॉस हुआ है उसको रिकवर किया है। हाँ, देखिए हेयर ट्रांसप्लांट भी नेचुरल है। हेयर अच्छा, ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि आपके आपके ही बालों को, यहाँ यहाँ वाले हिस्से से हाँ, कुछ ऐसा कुछ। ऑक्सीपिटल एरिया के बालों को वापस से ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट भी कोई अननेचुरल नहीं है, वो भी नेचुरल, बट पर वो इन्वेजिव है। ओके। और इन्वेजिव प्रोसीजर हमेशा हम लोग अवॉइड करते हैं, अगर जितना हमसे कोशिश हो सकता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जो बेसिक ट्रीटमेंट है उसी से शुरू करते हैं। बट सर, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड लोगों में डर भी है, जैसे अभी रिसेंट हुआ कानपुर में जो एक केस हुआ कि 2 लोग एक्सपायर हो गए हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से। उसके अलावा भी पहले भी हमने कुछ सुना है कि लोग एक्सपायर हुए हैं हेयर ट्रांसप्लांट से। तो कोई भी करवाने से पहले एक मन में डर ज़रूर रहता है, घर वाले भी बोलते हैं कि कहाँ, एक डर बना रहता है ना, वो छेद जैसे हम्म होते हैं कुछ, जो हम्म देखा बड़ा, एक तो अच्छा नहीं दिखता है वो, दाने-दाने जैसे हो जाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट सेफ है इंडिया में? देखिए, दो चीजें हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने, बंदर के हाथ में उस्तरा। हुँ, अगर कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति हुँ, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स चीज कर रहा है, हुँ, तो उसका रिजल्ट तो खराब आना ही है। तो हर चीज के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, एक क्वालिफिकेशन होती है, उसके बाद ही वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए एलिजिबल होता है। हुँ, हुँ, अगर कोई डेंटिस्ट है जिसने डर्मेटोलॉजी के बारे में उसका कोई नॉलेज नहीं है, हुँ, अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, हुँ, विदाउट एनी परमिशन, हुँ, तो उसका रिजल्ट तो खराब होना तय है। हुँ, हुँ। अच्छा। बाकी डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स हुँ, जो प्रॉपरली क्वालिफाइड होते हैं, हुँ, जिनके पास मान्यता प्राप्त डिग्री एनएमसी की, और जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, आप उनसे अगर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, हुँ, तो 99.99% आपको चांस है कि आपका ट्रांसप्लांट सक्सेस रहेगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है, अगर रिस्की प्रोसीजर होता है तो वो लोग अपनी जान दांव पर क्यों लगाते हैं? सही बात तो है। आप कहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वो सेटअप कैसा है, वो डॉक्टर कैसा है, उन्होंने कैसे प्रिकॉशंस रखे हैं, स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखा है कि नहीं। अभी जो आपने केस बताया, वहां शायद स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स का जो प्रॉपर स्टेरिलाइज करना चाहिए, वो शायद वहां हुआ नहीं, और वो जो डॉक्टर थी वो भी प्रॉपरली ट्रेंड नहीं थी। तो मेरा और वो ये एक मैसेज, डेंटिस्ट थी। क्या हाँ, डेंटिस्ट को राइट्स है हेयर ट्रांसप्लांट करने का? क्योंकि मुझे डेंटिस्ट, किसी डेंटिस्ट ने ही बताया था कि हम लोग भी अब स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई रूल आया है। तो ये इस बारे में आप बताइए। मुझे किसी डेंटिस्ट ने ही बोला था कि मैं भी प्लान कर रहा हूँ और मैं भी हेयर ट्रांसप्लांट चालू करने वाला हूँ। तो मतलब ये कितना सही है? देखिए मैं कल से हवाई जहाज उड़ाने का प्लान कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो और मैं उनके भी, अधिकार क्षेत्र में आता है ये कि वो कर मैं सकते वही बता रहा था। एक प्रॉपर गाइडलाइन बनी हुई है। ठीक है। गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आप एमबीबीएस प्लस आपका डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, हुँ, एमडी हुँ, या डीएनबी या डीडीबीएल, हुँ, या फिर आप प्लास्टिक सर्जन हैं, हुँ। तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए एलिजिबल हैं। डेंटिस्ट में जो एक स्पेशलिटी है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, ओके। वो कुछ फेस के एरियाज की सर्जरी करते हैं। उनको अभी रिसेंट गाइडलाइंस में परमिशन मिली है ओनली मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, सर्जन्स को। जो प्रॉपर सर्जन्स होते हैं। जो नॉर्मल डेंटिस्ट हैं, बीडीएस हैं, दे आर नॉट एट ऑल एलिजिबल फॉर हेयर जिन्होंने ट्रांसप्लांट। पीजी किया उसके बाद उन पीजी लोग, भी सब में नहीं, सिर्फ सिर्फ मैक्सिलोफेशियल। मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स। ओके। मैक्सिलोफेशियल क्या होते हैं, जो चेहरे से रिलेटेड हाँ, है? मैक्सिलोफेशियल मतलब जो आपका लोअर साइड का जो भी सर्जरीज होती हाँ, हैं, हाँ, हाँ, जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं कई हाँ, बार। ट्रॉमेटिक केस वो हैंडल करते हैं। ओके। तो वो क्योंकि फेस की काफी सारी एनाटॉमी से वो लोग, उनको पता रहता है। हाँ, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट उनको परमिशन अभी मिली है। अच्छा। बाकी डेंटिस्ट दे आर नॉट एट ऑल एलिजिबल। दूसरी बात ये है कि आप डायग्नोस कैसे करोगे? जैसे हुँ, मैंने बताया कि चूंकि हम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो हमने हेयर के बारे में पूरी जानकारी ली हुई होती है हुँ, हुँ, कि ये किस तरह का हेयर प्रॉब्लम है, इसमें डायग्नोसिस क्या है, इसका हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट है कि नहीं। हुँ, हुँ, कई बार ऐसा होता है कि हेयर फॉल होता है, वो कुछ टेम्परेरी होता है, 2-4 महीने में अपने आप ही ठीक हो जाता है, हुँ, हुँ, ज्यादा दवाइयां भी नहीं होती। हुँ। उसमें भी डेंटिस्ट लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ओके। तो जब तक आपको बेसिक ही पता नहीं है, तो आप हुँ। एडवांस चीज कैसे करेंगे? और पेशेंट भी थोड़ा-सा घबराया हुआ रहता है, जब बाल-वाल झड़ते हैं, तो वो भी जाके करवा लेते होंगे। हाँ, अभी क्या ब्रांडिंग और मार्केटिंग का मामला है। हाँ। जो जितना ब्रांडिंग जिसकी हो रही है, हुँ, तो हुँ, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसके क्रेडेंशियल्स चेक नहीं करते हैं। हुँ, तो हुँ, मेरा अगेन एंड अगेन यही कहना रहता है कि आप उसके क्रेडेंशियल्स चेक करें। हुँ, अब हुँ। मेरे पास कोई अगर कैंसर पेशेंट आ गया है, तो मैं उसको रिफर करना बेहतर समझूंगा, सीधी-सी बात है, सही बात है। क्योंकि जिसका जो काम है, उससे वो काम आपको करवाना प्रैक्टिस में है। भी नहीं है ना आपकी वो बात, मतलब। वही बात है। तो ये बात पेशेंट लोगों को ज्यादा, क्योंकि ये उनका मामला है। बट सर, कोई पेशेंट है, अब जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अपने आस-पास के लोगों से पूछता हूँ या किसी मेडिकल वाले से पूछूँगा, मेरे कोई परिचित डॉक्टर है उनसे पूछूँगा कि मैं इस बीमारी के लिए कहाँ पर जाऊँ?
तो कई बार ऐसा होता है कि वो जिससे मैं पूछ रहा हूँ उसको भी नहीं पता, उसने मुझे गलत जगह भेज दिया। तो मैं कैसे चेक करूँ कि जिस डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूँ वो सही है या उनका इलाज सही है? मतलब कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे चेक कर सकता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जिसके पास हम जा रहे हैं, कहीं वो क्वैक तो नहीं है। हुँ, क्वैक मतलब बिना डिग्री के, बिना क्वालिफिकेशन के प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति। हुँ। ये हमारे देश में हमारे आके देश में तो बहुत कॉमन है बहुत सर, रैम्पेंट समस्या है। बहुत मतलब अगर कॉमन हम है। उज्जैन की ही बात कर लें, तो मेरे हिसाब से जितने प्रॉपर डॉक्टर हैं, उतने ही जो क्वैक्स हैं यहाँ उससे पर, ज़्यादा होंगे सर, उससे ज़्यादा उससे क्वैक्स हैं। ज़्यादा होंगे। तो आपको ये चेक करना है कि जब हम क्लिनिक में एंटर करेंगे, हुँ, तो बाहर डिस्प्ले पर एक बोर्ड होता है। हुँ, उस बोर्ड पर अगर वो प्रॉपर डॉक्टर है, तो हुँ, उसकी डिग्री अवश्य लिखी होगी। हुँ, हुँ, अगर वहां डिग्री नहीं है, तो आप प्रिस्क्रिप्शन देखें। हुँ, आपको पहचान करना है जनरली जो खाली कागज पे अगर कुछ दवाई लिख के दे रहा है, हुँ, जिसपे उसका नाम भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, हुँ, एड्रेस भी नहीं है, फोन नंबर भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक इम्पोर्टेंट होता है। ओके। जितने भी प्रॉपर डॉक्टर्स आईएमए हैं, का किसका रजिस्ट्रेशन होता हाँ, एमपीएमसी होता है, मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल। है? इसका एक प्रॉपर ऑफिस है भोपाल में। ओके, वहां उन्होंने एक मेंटेन किया रिकॉर्ड। तो एमपी में अभी जितने भी प्रॉपर जेन्युइन डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड है वहां पर। ओके, तो अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर है जिसके जो प्रॉपर है, वो तो सब कुछ मेंशन करेगा। तो प्रिस्क्रिप्शन पे या बोर्ड पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा। ओके। तो मैं और चेक कर सकता हूँ उसको, किसी वेबसाइट आप है? ऑनलाइन भी चेक कर सकते किस हैं। नाम से? मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल या एनएमसी की काउंसिल से आप चेक कर सकते हैं। उसमें वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालूँगा तो डिटेल आ जाएगी? रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और कुछ और डिटेल्स डालेंगे, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। हुँ, वैसे अभी बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर डालते नहीं है, हुँ, इतनी अभी खराबी आई नहीं है। हुँ, तो हुँ। आपको डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं सर, अगर, आ गई है, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी अभी, कुछ किसी ने वो हार्ट की सर्जरी कर रहे थे, 25-30 हार्ट की हाँ, सर्जरी वो कर, एक्सट्रीम एक्सेप्शनल मामला है। मतलब उज्जैन में भी मैंने कई ऐसे केसेस देखिए, देखे। ऑनलाइन तो आप क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ, जैसे एक जनरल हम कोई बात करें, हाँ, कोई रूरल व्यक्ति है या जिसको ज्यादा, जो पढ़ा हुआ नहीं है, ज्यादा मोबाइल नहीं चला सकता है, हुँ, वो कैसे चेक करेगा? क्योंकि सही, पेशेंट तो हमें आगे बोलते हैं कि सर हमको क्या पता, हमको तो उन्होंने वहां भेज सीधी-सी दिया। बात है, सीधी-सी बात तो है। आपको कुछ भी चेक नहीं नहीं, करना आपने जो है। डिग्री वाली बात बताई ना, वो मुझे सुन के, वो भी कॉमन है हमारे यहाँ पे, कई ऐसे डॉक्टर्स आए दिन न्यूज़ हम सुनते रहते हैं कि उन्होंने फर्जी लिख रखा था। वो परसेंटेज अभी भी कम है। हाँ, बट है ना वो भी। वो बस है। बात ट्रस्ट वाली है कि देखिए, ऐसा कोई जेन्युइन तरीका हो जिससे मैं पता कर लूँ कि ये डॉक्टर सही में मतलब इस फील्ड के ही हैं या एक डिग्री हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो हाँ, गया, उसके बाद ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। हाँ, ये 3 चीजें आपके हाथ में है। हाँ, इससे ज्यादा तो फिर आपको फिर भगवान भरोसे है। इसके बाद फिर आपको रिटर्न जानकारी हासिल करनी हाँ, पड़ेगी, फिर हाँ, आरटीआई लगानी पड़ेगी। हाँ, हाँ, बट आज के टाइम में गूगल रिव्यूज़ एंड ये सब भी थोड़ा इम्पोर्टेंट, इससे भी थोड़ा पता पड़ सकता है। हाँ, जैसे हाँ। मैं आपके पास भी कैसे आया हूँ, गूगल रिव्यूज़ और जो आपने कुछ वीडियोज़ अपलोड करे थे, तो उसके बाद ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये मुझे कुछ नया दिखा था। जनरली लोग कभी आदिवासी ऑयल कोई बता रहा है कि ये लगाओ तो इससे और आ हाँ। जाएगा, और उसमें भी जितने भी इन्फ्लुएंसर है सबका आदिवासी ऑयल एक अलग है। तो उसमें भी समझ नहीं आता है। मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर जाते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, यही सबसे सही आदिवासी ऑयल है, इसी से बाल आएँगे, वो भी कुछ देते हैं। बाकी दूसरी जगह हेयर ट्रांसप्लांट था, जो मुझे मतलब अभी पर्सनली मैं उससे इतना कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इतने सारे केसेस देख लिए हैं। हुँ। आपका जो तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो गए हुए बाल हैं उनको भी वापस लाया जा सकता है। पहले तो मेरे लिए आश्चर्य का विषय था, बट आपसे बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ, ये भी पॉसिबल है। और जो व्यूअर देख रहे हैं हमें, उनके लिए भी एक आशा की किरण जगी है कि बिना हेयर ट्रांसप्लांट के भी आप अपने गए हुए बाल वापस ला सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, स्किन हब क्लिनिक के अलावा आपका और कहीं भी सेंटर है? अभी मेरा मेन सेंटर उज्जैन में स्किन हब क्लिनिक ही है, ठीक है, और फुल टाइम मैं मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे इवनिंग यहीं ओके, पर प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे ही रहते और लगभग मुझे 9 टू 10 ईयर्स यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए हैं। हो ओके, गए। हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं सर आप? हेयर ट्रांसप्लांट मैं अभी नहीं करता क्यों हूँ। सर, मतलब आपके अधिकार क्षेत्र में आ, आता है या नहीं आता है? ये पूरी तरह मेरे कार्य क्षेत्र में है, मेरा ही फील्ड है, ठीक है, लेकिन ये एक डेडिकेटेड फील्ड है। हेयर ट्रांसप्लांट आपको डेडिकेशन चाहिए, और एक सर्जरी में आपको, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, प्रॉपर रिजल्ट आपको देना है, हुँ, तो इट टेक्स अराउंड 7 टू 8 आवर्स एक सर्जरी 8 के लिए। घंटे एक 8 घंटे सर्जरी के एक लिए? सर्जरी के लिए। ओके, तो जब मैंने डर्मेटोलॉजी लिया था, तो तभी मेरा ये डिसीजन हो गया था कि मुझे नॉन सर्जिकल ब्रांच में जाना है, मुझे ठीक है, सर्जिकल ब्रांच में नहीं जाना। ठीक है। तो हेयर ट्रांसप्लांट क्योंकि एक सर्जरी है हाँ, और डेडिकेटेड ब्रांच है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, फिजिकली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। मतलब उससे कहीं न कहीं जो आपके पेशेंट हैं, वो भी प्रभावित होते होंगे, या तो पेशेंट आप हेयर ट्रांसप्लांट प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस हाँ। या आप रूटीन प्रैक्टिस कर लें। आप दोनों चीजें करेंगे तो आप दोनों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि एक ही सर्जरी जब आप 8 घंटे दे रहे हैं, हाँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि फिर आप ओपीडी में, और उसका मतलब क्या तरीका रहता है? कितनी टीम लगती है कि एक ही डॉक्टर कर सकते हैं सर्जरी? उसमें लगभग 4 से 5 लोग एक टाइम में आपको चाहिए।
आपको एक ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए, ट्रेन्ड टीम चाहिए। उसका भी कोई वो जो स्टाफ रहता है वो नर्सिंग स्टाफ रहता है, उसके अलावा उसका भी कोई कोर्स होता है जो नर्सिंग हेयर के लिए? टेक्नीशियंस होते हैं, उसका कोर्स भी होता है और जनरली जैसे कोई डॉक्टर ट्रेंड है तो वो अपने स्टाफ को धीरे धीरे उसमें ट्रेन कर देता है। ओके। तो आपको जैसे ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन है, पहले थोड़ा सा सर हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताएं, करते क्या है उसमें? हेयर ट्रांसप्लांट में जो बेसिक 3-4 चीजें होती हैं, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि किस तरह का हेयर फॉल का स्टेज है, अभी आपके बाल कितने रह गए, कितने बचे हैं। फिर आपको ये देखना है कि जो ऑक्सीपिटल एरिया है, जो डोनर एरिया इसको बोलते हैं, ये पीछे वाला, हाँ, और ये रेसिपिएंट एरिया, यहाँ से बाल निकालेंगे और यहाँ हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। अच्छा, यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाते हैं? हाँ, अपने ही बाल रहते हैं? अपने ही बाल, एक तरह से बुआई जैसा कह सकते हैं, वो होती है? हाँ, आपने एक पौधे को जड़ से उखाड़ दिया, पहले यहाँ से उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़ दिया और यहाँ आपने गड्ढे कर दिए और पौधे को दूसरे गड्ढे में आपने डाल दिया। तो पौधे को जैसे ही खाद पानी, मिट्टी पानी मिलेगा, तो पौधा सरवाइव कर जाएगा। अच्छा, तो सर सिर्फ जड़ डालते हैं या पूरा बाल लगा देते हैं, कैसे? बाल तो पूरा शेव हो जाता है, आपका स्कैल्प जो ऊपर बाल हमारे दिख रहे हैं तो पूरा शेव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बहुत सारे तरीके, तो कुछ लोग मैनुअली करते हैं, कुछ लोग मोटर आते हैं। एक एक बाल निकाल के एक बाल, वो कम्बरसम चीज है। एक बाल आपने निकाला, एक ग्राफ्ट निकाला, फिर यहाँ पे आपको पहले स्लिट्स, क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट। ओके। और यहाँ पे आपको स्लिट्स बनानी है। स्लिट्स मतलब आपको छेद बनाने हैं। वो ग्राफ्ट जब आपने उसको निकाला और फिर स्लिट्स में आप उसको डालेंगे और फिर कुछ दिन तक उसका वेट करेंगे। जब बॉडी उस ग्राफ्ट को एक्सेप्ट करेगी, वहां पे वेस्कुलरिटी आ जाएगी, ब्लड सप्लाई आ जाएगी, तो ग्राफ्ट नेचुरली अपना ग्रो करने लग जाएगा। ओके। रिस्की रहता है सर, मतलब किसी भी तरह से? देखिए, अगर हम इसका एग्जांपल समझे तो गाड़ी चलाना भी रिस्की है। हाँ, पर आप कितनी सावधानी से और जो रूल्स के हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं तो आप सेफ हैं। सही बात। अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हैं, बट सर ये कितना प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि एक एक बाल लगाना, मतलब अपने आप में बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है। मैंने बताया ना, 4-5 लोग चाहिए और 7-8 घंटे का, और वो सब साथ में मिलके वो करें, यहाँ से निकाल के इधर। कुछ लोग ग्राफ्ट निकाल रहे हैं, कुछ लोग स्लिट बना रहे हैं। रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है, उसमें काफी सारी चीजें मशीन से भी होती है, मैनुअली भी होता है। अभी अधिकतर लोग मैनुअली हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अच्छा। ये आपका एक पैशन है, अगर आपको उसके अंदर पैशन है, आपका एक जुनून है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करना है, तो रिजल्ट उसके अंदर बहुत जबरदस्त। मतलब जो आप बता रहे हैं, एक डॉक्टर एक हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है, अगर कि लिमिट कितनी? अगर आप 15 घंटे काम करते हैं तो 2 का मादा रखते हैं तो दिन में 2 हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएंगे, नहीं तो एक करा जा सकता है। सर कॉस्ट क्या आता है? जैसे कोई व्यूअर जो हमें देख रहे हैं और वो कहीं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हैं, तो लगभग कॉस्ट कितना आता है? हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर, ठीक है, और डॉक्टर के ऊपर, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, सेटअप, ओके, और उनका स्किल कितना है और वो रिजल्ट कैसा दे रहे हैं। ओके। ऑन एन एवरेज जनरली जितना मैंने देखा है 2 से 2,500 या 2,500 से 3,000 ग्राफ्ट लगाए जाते हैं। अच्छा। एक किसी भी एवरेज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में, एवरेज। और इस एरिया में मैक्सिमम तो आप फिर अगर 2-3 बार में भी कर सकते हैं। वो डोनर एरिया पे भी डिपेंड करता है क्या? हाँ, अगर आपका आगे पूरा ही खाली हो गया है, हाँ, तो आपको फिर 2-3 सर्जरीज लगती हैं। जैसे आपको 5,000 ग्राफ्ट लगाना है या 6,000 ग्राफ्ट लगवाना है, तो एक बार की सिटिंग में वो पॉसिबल नहीं है। फिर आपको उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 बार सर्जरी होगी। 2 बार। तो इसमें कितना गैप रहेगा दोनों में? जनरली 8 दिन का, 15 दिन का ऐसा गैप रखा जाता है। 8 दिन 15 दिन के गैप में हो जाता है। आपने कितना बताया कॉस्ट सर? कॉस्ट डिपेंड करता है। फिर भी अगर एवरेज मान के चले 2,000 ग्राफ्ट का, 2,500 ग्राफ्ट का, तो बेसिकली आप मान के चलिए लगभग 60,000 से 1 लाख के बीच में। अच्छा। अगर कोई भी अच्छी 70,000, 80,000 एक, नहीं, मैंने कहीं 2.5, 3 लाख भी सुना है, तो वो डिपेंड करता है ना। अगर आप प्रीमियम सेंटर पे करवाएंगे, समझो आप दिल्ली में करवा रहे हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज लोग करवाते हैं, तो 5 लाख रुपए भी लग सकते हैं। 5 लाख हमारा जो एरिया है, हमारा जो उज्जैन, और हम उज्जैन इंदौर की बात कर रहे हैं, तो इस एरिया में लगभग 70,000, 80,000, 1 लाख में एक डिसेंट सी सर्जरी आपको मिल सकती है। कुछ लोग जैसे बाहर दूसरे देश में जाके करवाते हैं, तो वो कितना सही है? दूसरे देश से ज्यादा तो अपने देश में करवाना, मतलब डॉक्टर से यहाँ पे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर के लोग इंडिया में आकर हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। मतलब मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया भी फेमस है। अच्छा। तो काफी मेजर जो सर्जरीज होती हैं और बहुत सारे मेजर प्रोसीजर्स होते हैं, वो हमारे यहाँ पर काफी कम कॉस्ट में हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपने मन बना ही लिया तो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। और सर आबादी भी ज्यादा, तो यहाँ के डॉक्टर्स को अनुभव भी ज्यादा होता होगा, मुझे जो ऐसा लगता है कि वो इतने सारे पेशेंट देखते हैं, अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज के, एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। हाँ, अनुभव भी ज्यादा ही होता होगा। बिल्कुल।
तो हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल सेफ है, मतलब सर कोई व्यूअर अगर हमारी वीडियो देख के डिसीजन ले हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का, तो वो करवा सकता है सही जगह पे? आपको डॉक्टर का क्रेडेंशियल्स चेक करना है, उसकी डिग्री चेक करना है, ठीक अगर है। वो डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन है या नहीं। अगर वो दोनों चीजें एकदम टिक मार्क होती हैं और आप उसके पास एक्सपीरियंस देखें, उनके रिव्यूज देखें, उनके रिजल्ट देखें, उसके बाद आप मन बना सकते हैं। उसके बाद मतलब पहले अपने लेवल पे भी चेक कर ले। आपको टोटली चेक करना है, क्योंकि कई बार अगर आपने प्रॉपर सेंटर पे नहीं कराया तो ये जीवन और मौत का मामला भी बन जाता है रेयर केसेस में। ओके सर, जैसे डॉक्टर प्रतीक तिवारी की एज अगर अभी 23 साल होती, उनको मेल पैटर्न हेयर लॉस होता, ठीक है, तो अभी वो क्या करते? अपनी डाइट कैसी होती उनकी, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती, वो क्या ट्रीटमेंट लेते? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्योंकि जब आपकी ये उम्र रही होगी शायद एमबीबीएस आप उस समय कर रहे होंगे, बिल्कुल। तो उसके बाद ही आप मतलब एमडी किया होगा आपने, बट अभी आज की स्थिति का नॉलेज होता और आपकी उम्र 23 साल होती और हेयर लॉस होता रहता, तो आप क्या करते? सबसे पहले तो मैं ये डिटरमाइन करता कि ये पैटर्न बाल्डनेस है या नहीं। ठीक है। अगर ये जेनेटिकली अगर बाल्डनेस है तो फिर डाइट एक इम्पोर्टेंट चीज इतनी नहीं है जितनी कि हमको मेडिकेशन से स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेडिकेशन पे आ जाना मेडिकेशन से शुरू करना है, ये डिसाइड करना है कौन सी ग्रेडिंग है, कौन सी सीवियरिटी है, और उसके हिसाब से मेडिसिन हमको स्टार्ट करेंगे। और जो रूटीन बेसिक टेस्ट है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है जनरली। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं प्रॉपर वेजिटेरियन हूँ, और हमारे उज्जैन क्षेत्र में या एमपी में अधिकतर लोग वेजिटेरियन है, तो B12 की डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन, या D3 की B12 से इफेक्ट करते हैं बाल? सभी जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं, सभी चाहिए बालों की प्रॉपर हेल्थ के लिए। देखिए, बाल जो है हमारे, वो बॉडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो ऑर्गन्स है उसका सबका एक फंक्शन है, बालों का कोई फंक्शन नहीं है, बस तो होता है क्या है कि हाँ, और बाल बहुत नाजुक हैं, तो अगर हमारी चीज में एक भी चीज की शरीर में डेफिशिएंसी है तो बालों का डैमेज होना, बालों का टूटना तय है। ओके। और सर ये जो व्हाइट बाल, सफेद हो जाते हैं बाल, इसका क्या, ये क्यों, किस वजह से होता है? प्रीमेच्योर जो ग्रेइंग हो रही है, उसका एग्जैक्ट रीजन तो अभी प्रॉपर रीजन साइंटिस्ट फाइंड आउट नहीं कर पाए। बेसिकली 3 रीजन बताए जाते हैं। पहला जेनेटिक्स ही है, अगर आपके मदर फादर के कम उम्र में बाल ग्रे हुए हैं तो आप प्रोन है कि आपके भी कम उम्र में बाल व्हाइट हो सकते हैं। दूसरा डाइटरी फैक्टर होता है। कई लोगों के मैंने देखा 18-19 साल की उम्र में पूरे सफेद हो जाते हैं, हेयर कलर करने लगते हैं वो लोग। पिछले हफ्ते मैंने एक 7 साल का बच्चा देखा है, उसके 50% बाल ग्रे हो गए हैं। ग्रे और व्हाइट अलग? ग्रे मतलब व्हाइट, मतलब एक जैसे ग्रे एक होते हैं थोड़े से भूरे टाइप के रहते हैं ना वो अंग्रेजों जैसे बाल। वो एक अलग जो एकदम ही गोरे लोग होते हैं उनके एक अलग बाल है, बट एक व्हाइट हो जाना बाल, सफेद हो जाना। हम व्हाइट की बात कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते 7 साल का बच्चा, उसके 50% बाल व्हाइट हो गए। तो वो किस कारण? परिवार की तो जेनेटिक भी है, डाइटरी भी है, और स्ट्रेस भी आज इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो डाइट में जैसे कैल्शियम पेंटोथेनेट करके एक चीज होती है, तो उससे हम उसको सप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कई बार डाइट में इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है, स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुत तेजी से बाल सफेद होने लग जाते हैं। फिर वो एक चिंताजनक बात है, उसके लिए आपको तुरंत कंसल्ट करके और जो भी चीजें मेडिसिन से वो स्टार्ट करना चाहिए। सर आपकी बात से जो मुझे मालूम पड़ रहा है कि डाइट का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है बालों में, सही है स्टेटमेंट ये? नहीं, एकदम गलत स्टेटमेंट। नहीं, डाइट आपने बोला ना जेनेटिक्स अगर है तो फिर डाइट ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, फिर मेडिकेशन पे आना है। देखिए, अगर हम ग्रेइंग की बात कर रहे हैं, जो कम उम्र में सफेद बाल है, उसमें अगर जेनेटिक्स है ज्यादा मजबूत, तो फिर डाइट ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, नहीं, जो हेयर फॉल और हेयर वाइट दोनों एक ही, मतलब एक जैसे कारण हो सकते हैं, दोनों के अलग अलग कारण रहते हैं? दोनों के अलग अलग है, स्पेक्ट्रम दोनों अलग अलग है। दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। अच्छा, दोनों में डाइट का रोल है? दोनों में ही डाइट, हेयर फॉल में तो जबरदस्त रोल है, स्पेशली फीमेल्स। ओके। तो मैं इसलिए बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि फीमेल्स, जो हमारे यहाँ जो फीमेल्स है, वो अपने पति का, बच्चों का, इन लॉस का सबका ध्यान रखेंगे, खुद की डाइट का ध्यान नहीं रखती है, तो इसीलिए उनको सबसे ज्यादा हेयर फॉल से गुजरना पड़ता है। फीमेल्स में जैसे मैंने सर देखा है कई बार, जब वो बाल अपने कब 10-11 दिन में एक बार जब वो बाल पूरे साफ करके होगा, तो बहुत सारे बाल आते हैं उसमें, और वो हमेशा दिखते हैं। मैंने ज्यादातर देखा है, घर में देखा है, नानी को देखा है। तो वो क्या रहता है सर, इतना ज्यादा हेयर लॉस अगर होता है हर बार, तो वो तो उनको तो हमेशा ही होता रहता है इस तरह से देखा जाए तो?
वो क्या कारण रहता है उसका? देखिए, जब आप नॉर्मल कॉम्बिंग कर रहे हैं और उसमें गुच्छा आ रहा है, हाँ, अगर हर कॉम्ब में गुच्छा आ रहा है, हाँ। तो वो एक गड़बड़ नहीं, बात वो है। ऐसे करके ऐसे हाँ, 3-4 दिन में जैसे आपने एक बार वॉश किया, हाँ, अच्छे से कॉम्ब किया और एक हाँ, छोटा-सा गुच्छा आ रहा है जिसको आपने डिस्कार्ड कर दिया, हाँ, वो एक हाँ, नॉर्मल चीज़ है। हाँ, हाँ, अगर आप समझें दिन में 3 बार कॉम्ब कर रहे हैं, हर बार इतना-इतना गुच्छा आ रहा है, हाँ, तो फिर वो हेयर फॉल की कैटेगरी में जैसे आता है। मेरी दादी को मैं देखता था कि जब भी वो कभी वो करते थे, बैठते थे, तो वो पूरा एक गुच्छा बना के फेंका करते थे। तो वो तो हमेशा ही हेयर लॉस होता रहता था, उस हिसाब से तो पूरा साफ हो जाने चाहिए थे बाल। हाँ, क्योंकि बाल अंदर से आते भी रहते हैं ना। अच्छा। ये बाल जो हमें दिख रहे हैं अभी, हाँ, हाँ, हाँ। ये एक साइकिल चलती है, हाँ, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन। हाँ, हाँ, तो हाँ। टीलोजन एक शेडिंग फेज होता है, हाँ, हाँ। उसमें बाल जाने लगते हैं, एनाजन हुँ, में ग्रो करते हैं। तो ये बाल जो चला गया, इसकी हाँ, जड़ तो वही है, हाँ। इसमें फिर एक नया वापिस बाल आ वापिस जाएगा। हो जाता है। बाल कई बार जैसे बीच से टूट जाते हैं, तो वो क्या रहता है सर? बीच से टूटना। बीच से टूटना भी एक अपने आप में एक बहुत सारे डिजीज के अंदर आता है। तो ओके। हेयर शाफ्ट अगर ब्रेक हो जाता है, हुँ, तो उसके कई बार इस तरह के रीजन होते हैं कि आपका एक न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, हुँ, या आप कोई अभी एक लंबी बीमारी से गुजरे हैं, तो भी आपका हेयर शाफ्ट डैमेज हो जाता है। हुँ, या हुँ, कहीं आपने कोई इरिटेंट लगा लिया, हुँ, हुँ, समझिए कि आपने बहुत एक्सेसिवली हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करा लिया, हुँ, हुँ, हुँ। तो जो अभी हमारे बाल विजिबल है, जड़ों को इतना डैमेज नहीं होगा, जो बाल दिख रहे हैं वो काफी डैमेज हो जाते हैं अगर आपने बहुत तगड़ा स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्ट्रेटनिंग जिसको बोलते हैं, हुँ, हुँ, उस हुँ। तरह की चीजें बालों को बहुत डैमेज कर जाती हाँ, हैं। बाल स्ट्रेट करवाना जो बोलते हैं। हाँ। डाइट सर एक बताएँ आप क्या होने चाहिए? कितना प्रोटीन और विटामिन्स वगैरह का क्या रखना चाहिए? हाँ, डाइट एक इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें प्रोटीन। जो ओके। बाल हमारे होते हैं वो केराटिन नाम के प्रोटीन के बने होते हैं। हुँ, हुँ। और जो हमारी जो वेज डाइट है, आप भी वेजिटेरियन हैं, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, हमारे कई सारे व्यूअर्स भी वेजिटेरियन हैं। हाँ, तो उनके लिए डाइट क्या रहेगी? तो सबसे पहले आपको प्रोटीन पर फोकस करना है। ठीक है। तो जो हमारा नॉर्मल खाना है, हुँ, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, हुँ, वो सफिशिएंट नहीं है। हुँ, ये हमें क्लियर होना चाहिए। हुँ, तो अगला प्रश्न ये उठता है कि हम प्रोटीन के लिए क्या खाएँ फिर? हुँ, तो जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हुँ। दूध हुआ, दही हुआ, छाछ हुआ, दूध, दही, छाछ। छाछ, ठीक, पनीर, पनीर, इन सब चीज़ों में आपको कैल्शियम भी मिलेगा और काफ़ी सारा प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन में मिल जाएगा। तो डेयरी प्रोडक्ट्स हमेशा हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं अगर हम लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, तो अगर हमको ओके, दूध से कोई दूध से प्रॉब्लम एलर्जी नहीं नहीं है। है, ठीक है। दूसरा आ जाता है उसमें स्प्राउट्स, हुँ, अंकुरित, हुँ, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत फायदेमंद और बहुत ही ज्यादा इजी टू प्रिपेयर है। ठीक है। आपका जो मूंग होता है, मूंग, चना, मूंगफली दाना, सोयाबीन, हुँ, इसको आप जर्मिनेट करके उगा के और अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। राजमा हो गया, छोला हो गया, हुँ, और सोयाबीन के काफी सारे प्रिपरेशन होते हैं। सोया बड़ी होता है, सोया चंक, सोया मिल्क, हुँ। इसमें काफी सारा प्रोटीन होता है। तो ये सब चीजें मिला के आप प्रोटीन की अपनी पूर्ति कर सकते हैं। मतलब इससे काम हो जाएगा कि जो बाल को जो ज़रूरत है प्रोटीन की, हाँ, इससे फुलफिल हो डब्ल्यूएचओ की जाएगी? गाइडलाइन है 1 mg पर केजी। समझो ओके। आपका वजन है, समझो 70 केजी, हुँ, तो आपको लगभग 70 ग्राम प्रोटीन रोज लेना डेली चाहिए। लेना चाहिए। अगर आप 70 नहीं ले रहे हैं, 60 ले लें। 60 में अगर आप 20 ही ले रहे हैं, तो आप बहुत कम ले रहे हैं। फिर मतलब आपके बालों को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलेगा ग्रो करने के बट लिए। वेजिटेरियन लोग भी अगर प्रोटीन का ध्यान रखें, तो जो अपना प्रोटीन की उनकी ज़रूरत है बॉडी की, वो पूरी कर हाँ, सकते हैं। आपको अलग से ध्यान रखना ध्यान पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट आज है। मैंने क्या खाया, आपको कितना। कॉन्शियसली ये प्रोटीन को शामिल करना पड़ेगा। आप अच्छा, ये नहीं सोच सकते कि हाँ, मेरा जो रूटीन है वो अच्छा चल रहा है। सही बात। मैं पेशेंट से प्रश्न पूछता हूँ कि आपकी डाइट सही है? सर हम तो दोनों टाइम बढ़िया खाना खाते हैं। बढ़िया खाना क्या होता है? हुँ। बैलेंस्ड डाइट बढ़िया होता है। खाना दाल, चावल, रोटी, सब्जी बढ़िया होता है, वो पेट बढ़िया है, का पर वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं वो होता है। बेसिक है। अब दाल-बाटी खा ली, अपने आप में पेट भर गया, रात तक काम हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि इसमें हो गया मेरा काम, जो जबकि भारी है वो पर्याप्त नहीं है। हाँ, हाँ, सही। न्यूट्रिशन आपको देखना है। तो प्रोटीन के बाद अगला आता है आयरन। हुँ, तो जैसे हमने देखा कि कई बार पीरियड्स में गड़बड़ें होती है, हुँ, बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुँ, होती है फीमेल्स को, फीमेल्स उससे को। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हुँ, आयरन कम हो जाता है। हुँ, तो फिर आपको आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करना पड़ता हुँ, है। हुँ, तो आयरन सप्लीमेंट के अलावा जो आपका न्यूट्रिशन है, उसमें आपका अनार हुआ, चुकंदर हुआ, हुँ, हुँ। हरी सब्जियां, सीज़नेबल। हाँ, पालक हुई, हुँ, और गुड़ है, ये सब आयरन के रिच सोर्सेज गुड़। हैं। गुड़ में भी आयरन होता है, और मूंगफली दाना है। तो ये जितनी भी आयरन वाली चीजें हैं, ये हुँ, आपको बढ़ाना है। फिर B12 जो है, B12 की चीजें आपको लेना है। D3 के लिए थोड़ा सा आपका सन एक्सपोजर, थोड़ा धूप में आप रहें, ठंड के सन मौसम एक्सपोज़र में मॉर्निंग वाला या कभी भी सबसे सन? अच्छा मॉर्निंग की धूप होती है। हाँ। 8 से 10 वाली जो धूप अब होती आप तो है। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो वो चेहरे पे भी पड़ना वो भी एक दिक्कत रहता है ना, जैसे मैंने कुछ हाँ, वीडियोस में देखा था कि डायरेक्ट जो दोपहर आपको में। बैलेंस बनाना है हाँ, कि पता कि पड़े आप सन एक्सपोज़र दोपहर के आपको 2 बजे टैनिंग ले और रहे हो। मिलाज़्मा भी ना हो, हाँ, और हाँ, विटामिन डी भी आपका बन हाँ, जाए। कुछ एलर्जीज़ भी हो जाती हैं जो हाँ, ज़्यादा हाँ। होने पे। सर, आपने मेडिकेशन का कई बार ज़िक्र किया है, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि जो हेयर फॉल से रिलेटेड मेडिकेशन रहती है, ये कहीं न कहीं सेक्सुअल हेल्थ के लिए सही नहीं है।
कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि हम जनरली रिप्रोडक्टिव एज है 15 से 45 वाली, स्पेशली फीमेल्स में, और ये हेयर फॉल की है? हाँ, वो हम अवॉइड करते हैं। ओके। वो कई बार हमारी जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर सकती कुछ एक दवाइयां हैं, पर वो भी 90% पेशेंट्स में सेफ है। 10% पेशेंट्स में हम उसको अवॉइड करते हैं। या कोई मेल है जो कि बेबी प्लान कर रहे हैं, उनका प्लान है अगले 4-6 महीने में वो बेबी प्लान कर रहे हैं, तो फिर उनको वो दवाई हम अवॉइड करते हैं। प्रेगनेंसी में भी अवॉइड करते हैं क्या? प्रेगनेंसी में कोई तो प्रेग्नेंट लेडी है तो हाँ, प्रेगनेंसी में जनरली अधिकतर जो मेन दवाइयां हैं हेयर फॉल की, हेयर से रिगार्डिंग, वो अवॉइड की जाती हैं, क्योंकि उस समय हमारा प्रेफरेंस रहता है बेबी की हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। सही बात है, वो बाद में भी हो जाएगा। वो बाद में भी हो सकता है। मास्टरबेशन का कोई फर्क पड़ता है हेयर लॉस में, मतलब कुछ इम्पैक्ट है? देखिए, अति सर्वत्र वर्जित। नॉर्मल आपका जो मैस्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी है, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। साइंटिफिकली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप दिन में 5 बार, 7 बार, 10 बार इस तरह से आप कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान ही वहीं पर है और आप कुछ और भी नहीं कर रहे हैं, आपका न्यूट्रिशन भी गड़बड़ चल रहा है, तो फिर आपके अंदर काफी सारी डेफिशिएंसी होने लगेगी, उसके कारण से फिर आपका हेयर फॉल हो सकता है। ऐसे डायरेक्टली मैस्टरबेशन अगर आप नॉर्मली हफ्ते में 1 बार, 2 बार कर रहे हैं, तो उससे हेयर फॉल का कोई रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। सर जैसे अब मैं घर में जब छोटा था तो बचपन से ही आदत है, मम्मी तेल वेल लगा के कंघा कर देते थे, तो जब तक आज भी मैं जब तक वो बालों में तेल नहीं लगाता हूँ नहाने के बाद, तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसा लगता है कि मैं नहाया ही नहीं हूँ। तो वो एक फ्रेशनेस नहीं लगती है। तो क्या बालों में तेल लगाना सही है या नहीं है? क्योंकि मैंने कहीं कुछ आर्टिकल में भी पढ़ा, आपने भी कुछ वीडियोस में आपके बताया था कि तेल जरूरत नहीं है, उल्टा नुकसान करते हैं। तो हेयर फॉल होता है क्या तेल लगाने से? देखिए, इसको समझने की जरूरत है। तेल जो है ना तो बालों को गिरने से रोकता है, ना बालों को बढ़ाता है, ठीक है। ना बालों को कम करता है। तेल अच्छा। सिर्फ सुपरफिशियल चीज है, वो अंदर जाके बालों में कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है। तो तेल का पर्पस होता है कंडीशनिंग। ओके। जैसे अगर हमने तेल लगा के थोड़ा सा मालिश कर लिया, चंपी कर लिया, तो एक तो हमको फील गुड होता है, अच्छा लगता है, थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो अच्छी फील आती है। लेकिन उससे हेयर फॉल ना तो रुकता है, ना बढ़ता है। ओके। और अगर बहुत ज्यादा तेल लगा रहे हैं, रोज हम तेल लगा रहे हैं, दिन रात तेल लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी डस्ट और डर्ट होती है, धूल के कण होते हैं, वो हमारे बालों में चिपक जाते हैं। ठीक है। बाल उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो उससे गंदगी, डैंड्रफ ये बढ़ सकता है। धूल का बालों का झड़ने से है कुछ? पॉल्यूशन से बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। अभी जैसे हम देखेंगे जितनी भी मेजर सिटीज है हमारी, उज्जैन में इंक्लूडिंग, जब से हमारे यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है, डेवलपमेंट, तो हमारा जो पॉल्यूशन इंडेक्स है उसमें उज्जैन का नंबर बहुत नीचे आ गया है। पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। तो अगर हम ऐसे ही घूम रहे हैं पॉल्यूशन वाले एरियाज में, बिना बालों को कवर किए, बिना बालों का ध्यान रखे, तो बिल्कुल बालों को नुकसान पहुंचता है उससे। बट जैसे किन्हीं लोगों का काम ही है धूल में ही रहना, उन्हें उनका दिन भर का वही काम है, तो वो क्या, उनको क्या करना चाहिए? बालों को कवर करके रख सकते हैं। ठीक है। जैसे कैप्स होती है, सर्जिकल कैप्स होती हैं। बट वो सर लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कई बार। जैसे आप बोलते हैं कि सनस्क्रीन हमेशा लगाना चाहिए, बट नहीं लगा पाते हैं, फिर भी धूल से बहुत एक्सपोजर है, तो कैसे वो क्या डेली रूटीन करें जिससे वो उनके बालों की सेहत को सही रख पाए? अगर आपका काम ही धूल वाले एरियाज में है और आप बाल भी कवर भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, तो डेली वॉश कर सकते हैं ऐसा कुछ? हाँ, डेली वॉश कर सकते हैं। अगर आपके बाल ज्यादा, डिपेंड करता है, मतलब पेशेंट टू पेशेंट। अगर आपके बाल एक्सट्रीमली ऑयली हैं, ऑयली बाल का क्या मतलब है? ऑयली मतलब जैसे आज मैंने वॉश किया सुबह और शाम तक ऐसा लगा कि मैंने 3 दिन से वॉश ही नहीं किया, इतना ऑयल आ गया बालों में। अच्छा। उसको एक्सट्रीमली ऑयली बोलते हैं। ओके। तो फिर आप डेली वॉश कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। अगर आपके मीडियम है, मतलब थोड़े से ऑयली, ज्यादा ऑयली नहीं है, तो ऑल्टरनेट डे। और आपके बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, तो आप 2 दिन छोड़ के भी वॉश कर सकते हैं। मतलब इसका कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, वो अपने अपने ऊपर। हाँ, और कई लोग सोचते हैं कि डेली वॉश करने से बाल डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ओके। शैम्पू या साबुन क्या बेहतर रहेगा बाल के लिए? शैम्पू के ऊपर ज्यादा मैं फोकस करूंगा। ओके। वो भी मेडिकेटेड शैम्पूज जो होते हैं। क्या उसका क्या क्राइटेरिया रहता है कुछ, जो उसमें अलग अलग केमिकल्स रहते हैं, उसका कुछ पैरामीटर रहता होगा ना कि इसमें ये हो तो ही यूज करना है? क्योंकि बहुत सारे आते हैं जो नॉर्मल मार्केट में मिल जाते हैं इजीली। जनरली सल्फेट फ्री जो शैम्पूज होते हैं, वो रिकमेंड लिखा रहता है उसमें सल्फेट फ्री? हाँ, वो मेंशन होता है। और पीएच, आपके जो बालों का पीएच है उसको डिस्टर्ब ना करे, बहुत ज्यादा बालों के लिए हार्श ना हो, वो चीजें आपको ध्यान। कोई फेमस ब्रांड जो हर व्यक्ति यूज करता हो और वो यूज करा जा सकता है, जो हर जगह मिल जाए? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे शैम्पूज हैं। मतलब रूटीन आप कौन सा करते हैं यूज?
हम तो मेडिकेटेड शैम्पूज यूज अच्छा, करते हैं। मेडिकेटेड तो करते हैं। हाँ, ब्रांड का नाम लेना तो सही नहीं होगा। हाँ, हाँ, हाँ। पर ये है कि उसमें हम ये देखते हैं कि अगर जैसे मुझे ना तो डैंड्रफ है, हाँ। ना कोई मेजर इश्यू है, तो मैं एक माइल्ड शैम्पू यूज करूंगा जो ओके। क्लींजिंग कर दे, बालों को साफ कर दे और बालों को अलग से डैमेज ना करे। ठीक है। अगर मुझे डैंड्रफ है या स्कैल्प सोराइसिस है या सीबो सोराइसिस है, तो फिर मेडिकेटेड शैम्पू जिसमें अलग-अलग दवाइयां मिली होती हैं, वो हमको यूज करना पड़ेगा। ओके, बट आप तो अभी नॉर्मल है आपके बाल, फिर भी आप मेडिकेटेड करते हैं। हाँ। तो उसमें क्या जो सल्फेट फ्री है और उसके अलावा आपने क्या बताया? एक तो सल्फेट फ्री होना चाहिए। सल्फेट फ्री होना चाहिए। ठीक है। पीएच जो है बालों का वो ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, उसमें कोई हार्श केमिकल्स ना हो। कैसे पता करेगा? वो आपके कंटेंट्स जो हैं, हाँ। उसके डिटेल में फिर हम जाके पता कर सकते हैं कि उसके कंटेंट्स क्या है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा। बाकी मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को से कंसल्ट परामर्श ले लें कुल और मिला आप के। एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड शैम्पू ले लें। सही बात है। सर डैंड्रफ पे आते हैं। डैंड्रफ क्या होता है, क्यों हो जाता है और उसका इलाज क्या है? देखिए, डैंड्रफ एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। क्रॉनिक प्रॉब्लम मतलब सीजन टू सीजन उसमें उतार चढ़ाव होता है। तो डैंड्रफ को पूरी तरह क्योर कर पाना, हमेशा के लिए खत्म कर देना, ये एक मिथ है। ऐसा होता नहीं है। तो आप डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार फंगल इन्फेक्शन के कारण डैंड्रफ हो जाता है बालों में। जैसे आपने कुछ अभी एक वर्ड बोला स्कैल्प सोराइसिस, ये काफी मतलब खराब बीमारी होती है, बाल भी झड़ जाते हैं और इरिवर्सिबल रहता है शायद। स्कैल्प सोराइसिस एक अलग बीमारी है। हाँ, आपने अभी वो वर्ड यूज किया हाँ, इसलिए मुझे याद आया, मैंने कहीं शायद पढ़ा था कि उससे जो हेयर फॉल होता है फिर वो कभी रिवर्सिबल नहीं रहता है। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं? अच्छा। स्कैल्प सोराइसिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। जैसे सोराइसिस बॉडी में हो सकता है, ऐसे स्कैल्प में भी हो सकता है और उसमें भी स्केलिंग होती है। मतलब उसमें लोगों को लगता रहता है कि ये डैंड्रफ है। हाँ, एग्जैक्टली है ना, बट वो रहता है स्कैल्प सोराइसिस। तो डैंड्रफ और स्कैल्प ट्रीटमेंट। सोराइसिस में डिफरेंशिएट करना वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर पाएंगे। ओके। तो जो स्केल्स निकल रही हैं, पपड़ी निकल रही है, उसको चेक करके हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह का है, डैंड्रफ है या फिर सोराइसिस, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। हाँ, तो अभी यही होता है कि किसी को स्कैल्प सोराइसिस है, वो डैंड्रफ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फायदा होता ही नहीं है। सेल्फ जो मेडिकेशन होता है वही बात। तो जो इसको कैसे पता करें सर, आपने जो बताया अभी स्कैल्प सोराइसिस को? स्कैल्प सोराइसिस के लिए खुद कैसे पता कर सकते हैं? खुद आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर आपका लंबे समय से डैंड्रफ है, नॉर्मल जो बाजार में एंटी डैंड्रफ शैम्पू उपलब्ध है उससे आपका डैंड्रफ नहीं जा रहा है, आपको सीवियर इचिंग हो रही है, सिर में पानी आने लग गया, छोटे छोटे दाने होने लग गए और काफी ज्यादा खुजली होना, हेयर फॉल होने लग जाना, तो फिर तुरंत आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके प्रॉपर कंसल्टेशन लेना चाहिए, डायग्नोसिस हो जाए, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट। डैंड्रफ से हेयर फॉल हो जाता है? डैंड्रफ से बिल्कुल हेयर फॉल होता है। डैंड्रफ इज वन ऑफ वो रिवर्सिबल रहता है, इरिवर्सिबल रहता है? वो रिवर्सिबल है। जैसे आपका डैंड्रफ कंट्रोल होगा तो आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा। कई लोग सर मैंने ऐसा भी देखा है कि उनके हेयर फॉल होता रहता है तो वो पूरा अपने गंजे हो जाते हैं, तो ये सही प्रैक्टिस है? पूरी तरीके से साफ कर देना, डैंड्रफ भी गया, सब खत्म हो जाता है? लोगों को ऐसा लगता है, हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर मैं पिछले 4 महीने में 4 बार शेव करवा लिया ताकि मेरे बालों का ग्रोथ, लोगों को लगता है कि जैसे रेजर लगेगा तो बालों की ग्रोथ स्टिमुलेट होगी। तो मतलब पहले बचपन में मैं भी ये सोचता था। मतलब मेरी मम्मी ने भी कई बार ऐसा किया है कि बाल थोड़े कम दिख रहे थे बचपन में, तो उन्होंने कई बार करवा दिया। जैसे दाढ़ी के लिए है कि बार बार उसको साफ कर दो तो वो अच्छी आएगी। तो मतलब सही है या ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी से संबंधित लोग सोचते हैं कि सर छोटे बाल रखूंगा तो कम गिरेंगे और लंबे रखूंगा तो ज्यादा। ये भी लोग सोचते हैं, तो इसका इनडायरेक्ट लॉजिक है इस चीज का। जैसे छोटे बाल होंगे तो उनका हाइजीन मेंटेन करना, उनको शैम्पू करना आसान हो जाता है। मैं रोज वॉश कर लूंगा, 5 मिनट में मेरे बाल सूख जाएंगे और बढ़िया हो जाएंगे। अगर मेरे लंबे बाल है तो उसको केयर करना उतना ही मुश्किल है। तो मैं बोलता हूँ अगर आपको सीवियर डैंड्रफ है, आपको इचिंग की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, तो आप बाल छोटे रखेंगे तो उसकी हाइजीन अच्छी रहेगी। हेयर फॉल से उसका कोई रिलेशन नहीं है, बट वो हाइजीन मेंटेन हो जाती है। यस कुल मिला के। तेल सर जैसे अगर मैं लगाना चाहूँ, क्योंकि मुझे नहीं संतुष्टि मिलती है, तो कौन सा तेल लगाना बेहतर है? कोई मेडिकेटेड ऑयल भी आता है बालों के लिए? मतलब आयुर्वेदिक बहुत सारे जो भृंगराज और इस तरह के ब्राह्मी ऑयल। आप क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? आप कभी यूज करना है तो आप क्या करते हैं? तेल लगाते हैं? देखिए, मैं जनरली ऑयल यूज नहीं करता हूँ। अगर बहुत ज्यादा कभी ड्राइनेस लगे, वैसे मेरा जो स्कैल्प है वो ऑयली है, ओके, तो आप ज्यादा करते हैं? मुझे ऑयल की जरूरत है, अंदर से इतना ऑयल निकल जाता है कि अपने आप बालों तक पहुंच जाता है। तो अगर लगाना भी है, हफ्ते में एक बार आप जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल है, प्लेन सिंपल, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना। कोकोनट ऑयल, ऑयल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑयल का मसाज जो है चंपी, उससे जो ब्लड फ्लो बढ़ता है वो थोड़ा सा। सरसों के तेल से कुछ फायदा होता है बालों में? सभी तेल एक समान ही रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। बजाज आमंड ड्रॉप वगैरह जो इस टाइप के कुछ बहुत सारे हैं, अलग अलग आते हैं। लोग प्याज का रस भी लगा लेते हैं, ये कितना? प्याज के रस में
कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और इस तरह की दो छोटी छोटी दादी माँ के नुस्खे हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, पर वो अकेले सिंगल हैंडेडली हेयर फॉल को रोक दे या हेयर को बढ़िया कर दे, इतना दम नहीं है उन्होंने। थोड़ा बहुत फायदा वो एलोवेरा, एलोवेरा का भी जनरली मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है, बालों को अगर ड्राई हो रहा है तो आप एलोवेरा लगा सकते हैं, बाकी उससे हेयर फॉल नहीं रुकेगा। अच्छा, कई बार से जैसे हम कटिंग की शॉप पे जाते हैं, कटिंग वटिंग करवाते हैं, तो वहाँ पे वो अलग अलग तरीके की कुछ बताते हैं, बाल ऐसे करवा लो, स्ट्रेट का आपने कुछ बताया था, और भी कई वो अलग अलग बताते हैं, तो सेफ रहते हैं, करवाना करना चाहिए? देखिए, अगर हम सबसे पहले फीमेल्स की बात करें, हाँ। तो 3-4 प्रोसीजर होते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, हेयर स्पा। तो स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग के पक्ष में तो मैं जनरली नहीं रहता हूँ, मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप अवॉइड ही कीजिए। अगर आप 15-20 दिन में खुद से घर में स्ट्रेटनर यूज कर रहे हैं तो चलेगा। अगर आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाते हैं तो बहुत हार्श केमिकल्स और हीट वॉल्यूम यूज करते हैं, तो उससे कई बार डैमेज हो सकता है। हेयर स्पा एक बेसिक प्रोसीजर है, तो हेयर स्पा फील गुड इफेक्ट के लिए आप थोड़ा अच्छा लगता है, आप करवा सकते हैं, पर हेयर स्पा से अगेन एज सच कोई बालों की हेल्थ पे कोई फायदा नहीं होगा। और हेयर ड्रायर जो लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं, हेयर ड्रायर डेली बेसिस पे यूज करना भी गलत है। वंस इन अ व्हाइल बाल सेट बढ़िया हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। हाँ, सेट हो जाते हैं, पर बाद में फिर वो गड़बड़ भी हो जाती है। क्योंकि जब वो बाल काटता है ना, तो वो जब सेट करता है तो वो उससे ही करता है। तो कई लोग, जैसे मैंने भी सोचा था कि मैं भी एक बीच में लिया हूँ जिससे डेली बाल सेट हो जाए। जब हम सैलून से निकलते सबसे अच्छे बाल तभी दिखते हैं, सबसे बढ़िया लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, बट जैसे ही फिर नहा के वो सही करते हैं तो वैसे ही हो जाता पूरी है। स्थिति हो जाती है। तो वो यही लगता है कि हेयर ड्रायर का अपन यूज करें तो आप वंस इन अ व्हाइल यूज कर सकते हैं। कभी आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो उस तरह से आप ज्यादा यूज करना फिर वो गड़बड़ है। जैसे डायरेक्ट गर्म पानी से जो लोग नहाते हैं, बालों की हेल्थ के लिए सही है वो? हाँ, देखिए, बाल होते हैं नाजुक, कोई भी एक्सट्रीम चीज बालों को नुकसान करेगी। एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम केमिकल, तो उससे बालों की शेफ्ट डैमेज होती है। रूट्स डैमेज नहीं होंगी, पर जो बाल अभी दिख रहे हैं हमको वो डैमेज हो सकते हैं। बाल नाजुक है तो उनको बहुत जेंटली हमको हैंडल करना चाहिए, उनके साथ ज्यादा हमको नूरा कुश्ती नहीं किस तरह का, मतलब जो वाटर किस टाइम नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए? हाँ, लुकवार्म वाटर, जो गुनगुना पानी होता है वो। जैसे ठंड में लोग गर्म से ही नहाते हैं, तो इसका कोई मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है बालों की? आपने अगर आप बहुत एक्सट्रीम हॉट वाटर यूज कर रहे हैं वॉश करने के लिए, तो वो बाल की शेफ्ट को, बालों के टेक्सचर को डैमेज कर सकता है। डैमेज कर देता है। और आपने क्या बताया, सीरम बताया था शायद, कुछ क्या बोला था आपने बालों के लिए? अगर जैसे सेट करना है तो क्या सीरम वगैरह लगाते हैं क्या? सीरम आप यूज कर सकते हैं। अच्छा। कंडीशनर आप वो भी मेडिकेटेड रहता है या? हाँ, सीरम तो जनरली ओवर द काउंटर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, पर मेडिकेटेड सीरम्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो तेल के प्लेस में आप सीरम यूज कर सकते हैं। तो आपकी वो वाली जो क्वेश्चन था कि उसकी मेरा मजा नहीं आ रहा, तो सीरम आप यूज कर सकते हैं। और जेल वगैरह जो सेट करने के लिए वो कितना सेट? जेल वंस इन अ व्हाइल, अगेन। अच्छा, किसी भी चीज की अति नहीं करना है। और एक कभी काफी फेमस हुआ था आदिवासी हेयर ऑयल, थोड़ी पहले हमने बात भी करी है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है आपको? पेशेंट क्योंकि अब आपके पास आते ही होंगे, तो आदिवासी हेयर ऑयल का कुछ impact? आदिवासी हेयर ऑयल का इतना आजकल क्रेज है कि हाँ, मतलब उसमें क्या सर, जो उसके ऐड चलते थे ना, उसमें इतने बड़े बड़े बाल होता थे, तो लोग देख के उसको तो तुरंत ऑर्डर कर देते थे कि भैया ऐसे ही बाल चाहिए हमको। देखिए, 10 में से 4 पेशेंट ऑलरेडी वो ऑयल लगा के आते हैं। हाँ। और कुछ ऑब्वियसली वो आयुर्वेदिक कुछ तेल है, तो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो है, पर बहुत ज्यादा दम वाली चीज नहीं है। फिर भी सर बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो वो हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकती है, रोक सकती है, मतलब किसी भी तेल में ये? नहीं, वो आपका एक सपोर्टिव सिस्टम है। जैसे आप बेसिक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साथ में उसमें एड ऑन कर दिया आपने कि ये भी साथ में लगा लेते हैं, उस तरह से वो अच्छी चीज है। अगर आप सिर्फ उसी के भरोसे बैठेंगे इससे मेरा हेयर फॉल भी रुक जाएगा और मेरे बाल पूरे अच्छे हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको ट्रीटमेंट तो प्रॉपर लेना ही होगा, डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा। जैसे सर अनुपम खेर के बाल है ही नहीं बाल, तो वैसी स्थिति किसी की हो जाए तो उसमें कुछ संभावना है वापस बाल आने की? जैसे अनुपम खेर वाली स्थिति की कुछ बचा ही नहीं अब तो। देखिए, अनुपम जी के तो डोनर एरिया भी नहीं है। हाँ, पूरे ही साफ हो गया उनका। तो फिर उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि आपके बियर्ड एरिया और चेस्ट एरिया में जो ग्राफ्ट, अच्छा, मतलब फिर थोड़ा सा नीचे जाता है, वहां से फिर आप ग्राफ्ट इतने निकाल सकते हैं कि नहीं। अच्छा, वो भी लिमिटेशन रहते हैं। हाँ, डिफिकल्ट सिचुएशन है वो। तो अनुपम जी तो खुद कॉन्फिडेंटली कैरी कर रहे हैं। हाँ, मतलब उसमें नहीं है, बट कोई करना चाहे कि वापस, मुश्किल है वो मुश्किल पार्ट है। अगर होगा भी तो फिर इधर उधर से, हाँ, जहां भी बाल है वहां से निकाल के फिर लगाया जाता है। सर बियर्ड जैसे होती है, बियर्ड के लिए भी लोग कुछ ऑयल वगैरह, जैसे मेरा ही है, इस पार्ट में अभी तक नहीं आई है, बट मैं चाहता हूँ पूरी ऐसी आ जाए जो आजकल क्रिकेटर्स वगैरह रखते हैं, तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट वगैरह रहता है क्या? देखिए, जो बियर्ड का ग्रोथ पैटर्न है वो हमारा पहले से डिसाइडेड है, तो
सबकी बियर्ड एक जैसी नहीं आती, किसी की बहुत घनी आती है, किसी की पैची आती है। तो पैची के लिए हम लोग कई बार कुछ मेडिसिन, कुछ लोशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ पेशेंट्स में वर्क करते हैं, कुछ में नहीं करते। बियर्ड ऑयल भी आते हैं सर वो? बियर्ड ऑयल से ग्रोथ का कोई फर्क नहीं पड़ता, और बार बार शेव करने से, उल्टा सीधा शेव करने से कोई फर्क नहीं। ऐसा कुछ ये भी है कि बार बार अपन साफ कर लेंगे तो ऐसा कोई लॉजिक, क्योंकि यंगस्टर्स में काफी ये बहुत आजकल मायने रखती है चीज की, जैसे पूरी बियर्ड आया, बियर्ड आजकल जो अभी जो जेन ज़ी है, क्योंकि क्रिकेटर्स हम लोग देखते हैं इन लोगों से प्रभावित होते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में 11 में से 10 लोगों की बियर्ड, और उन्होंने पूरी व्यवस्थित करवा रखी है, सब एक जैसे ही है। जैसे सर अभी कुछ क्रिकेटर्स को मैं देखता हूँ, रोहित शर्मा को अभी देखा, कुछ समय पहले हमने कुछ देखा था उनका, कि उनके बाल पूरे दिख नहीं रहे थे, मतलब इधर से भी कम थे, इधर भी कम थे। फिर हम उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं तो एकदम जमे जमाए बाल दिखते हैं उनके, पूरा व्यवस्थित लगता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आज देख रहे हैं कि बाल नहीं, और कल देख रहे हैं पूरे जमे जमाए बाल है। अगर इतने शॉर्ट स्पैन में आपको बाल दिख रहे हैं, तो वो कैमोफ्लाज है, मतलब वो एक तरह का हेयर मेकअप होता है। हेयर फाइबर्स होते हैं, थोड़ा सा आप उसको डाल लो सर में, स्प्रिंकल कर लो, तो आपको एकदम घना घना इफेक्ट दिखने लग जाता है। अच्छा, तो वो एक मेकअप का पार्ट क्या वो मेकअप आर्टिस्ट जो रहते हैं। और सर विग वगैरह जो आती है, ये सेफ है मतलब लगाना? हाँ, विग अगर आप अच्छी क्वालिटी की विग है, अच्छी जगह से आपने बनवाई है, तो काफी लोग लंबे समय से, जैसे अमिताभ जी हैं, अमिताभ जी का वो पैच वो है, विग है। अमिताभ बच्चन विग लगाते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि इस एज में जब एक जैसे उनके इतने घने बाल, इतने डेंस बाल होना थोड़ा सा मुश्किल है। और जो वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने तो शायद हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। हाँ, सलमान खान, वीरेंद्र सहवाग, ये सब लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। सलमान खान का तो 2-3 बार शायद करवा चुके हैं, मैंने ऐसा कुछ सुना था। बिल्कुल। तो ये एरिया में इतने बाल रहते हैं कि जैसे 2,500-3 हजार है, 9-10 हजार यहाँ से निकाल के इधर लगा दिए। देखिए, जो हमारा जो जेनेटिक बॉल्डनेस होती है ना, वो आगे वाले एरिया को इफेक्ट करती है, पीछे वाले एरिया को ज्यादा डैमेज नहीं करती। तो ये जो फॉलिकल्स है, ग्राफ्स है, वो हमारे हमेशा इंटैक्ट रहते हैं। ओके, जैसे हार्दिक पांड्या का भी देखा था कि एक टाइम पे बाल पूरे कम हो गए थे, आज बहुत बढ़िया बाल दिखते हैं। एमएस धोनी के भी जैसे बीच में चले गए थे, अभी एक बहुत बढ़िया फोटो आया था उनका। एमएस धोनी का फ्रंटल में हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, पीछे वो जो लंबा वाला लुक है, वो अगेन वो मेकअप का पार्ट है। बट सर जैसे डायरेक्ट, मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं, खूब वो नॉन वेजिटेरियन वगैरह खाते ही होंगे, सब उनकी डाइट रहती है, उसके बावजूद उनको, क्योंकि प्रोटीन की पूर्ति वो पूरी कर ही रहे हैं, उसके बावजूद उनको हेयर फॉल हो रहा है। वो जेनेटिक्स में आ जाएगा फिर। अच्छा, देखिए मैंने अभी बताया, अगर मेल में 80% जो है वो जेनेटिक रीजन है। मतलब इसके कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, आप किसी एक को लेके नहीं बैठ सकते कि प्रोटीन की कमी की वजह से हो गया है, जेनेटिक की वजह से। मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, इसमें 8-10 फैक्टर सब मिला के क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है, कोई एक फैक्टर को हम सिंगल आउट नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा सर कुछ टिप्स जो आप बताना चाहें हमारे व्यूअर को, जब तक हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारे पास आए हैं। एक पोस्ट डाली थी जिसमें पूछा था कि आप प्रतीक सर से क्या पूछना चाह रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, माइग्रेन से इफेक्ट पड़ता है सर? माइग्रेन से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपका सीवियर माइग्रेन है, बहुत ज्यादा हेडेक है, आपकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो रही है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो इनडायरेक्टली वो बालों को इफेक्ट कर सकता है। अच्छा सर, इसमें कुछ एक क्या आया है, जो रामदेव बाबा एक हैंड ये सब कुछ बताया था उन्होंने, ये नाखून घिसने से कुछ फायदा होता है? ऐसा तो कोई फायदा नहीं है। स्लीपिंग साइकिल सर, जो हम एक होता है, कभी रात में जग रहे हैं, सुबह सो गए, फिर रात भर जग रहे हैं, फिर सुबह दिन में सो रहे हैं, तो ये इफेक्ट करता है? ये बिल्कुल इसका रिलेशन है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि रात बनाई है सोने के लिए, दिन बनाया काम करना। अगर हम इसको उल्टा कर रहे हैं, सो तो रहा हूँ ना सर, मतलब मैं सुबह 6 बजे सो के 1 बजे उठ रहा हूँ, क्या दिक्कत है? आपकी बॉडी की जो साइकिल है, देखिए एक हार्मोन रिलीज होता है, मेलेटोनिन हार्मोन। तो जैसे आपने देखा होगा, अभी अनिद्रा मतलब स्लीपलेसनेस, मतलब लोगों को नींद नहीं आ रही है, कम नींद आ रही है, टाइम पे नींद नहीं आ रही, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल चला लेते हैं। मोबाइल से ब्लू लाइट निकलती है, ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को एक सिग्नल देती है कि अभी दिन चल रहा है, तो हमें नींद नहीं आती। लेकिन अगर वही बात, अगर आप जैसे प्रॉपर 1 घंटा पहले आप रूम में पहुंच गए, स्क्रीन से आप दूर हैं, तो मेलेटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ता जाएगा और आप प्रॉपर समय पे सो पाएंगे। ओके, तो हर चीज का जो एक फिक्स्ड नेचुरल एक साइकिल है, उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ओवर द टाइम आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, आप बोले मेरा सब सही चल रहा है। जैसे कई लोगों की नाइट शिफ्ट रहती है, तो आप देखेंगे उनके डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं, उनके फेस पे डलनेस आ जाती है, उनके बाल इफेक्ट होने लग जाते हैं, उनके डाइजेशन, उनके डाइट, ये सब गड़बड़ होने लग जाती है। ये तो होता है सर, मतलब भले हम दिन में 10-12 घंटे सो लें, और रात में 7 घंटे भी सोएंगे, तो जो इसको सर्काडियन रिदम बोलते हैं, सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो इम्पैक्ट रहता है, वो एक अलग ही आलस बना रहता है। जो सर हेयर पैच के लिए ग्लू वगैरह रहती है, सेफ रहती है मतलब?
इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा। अगेन आपने कहाँ से बनवाया, वो ग्लू की क्वालिटी कैसी है, उससे आपको कोई इरिटेशन तो नहीं है। कई बार ग्लू से वहां पर इचिंग होने लग जाती है, दाने हो जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने जो हेरिडिटी और जेनेटिक्स वाला पार्ट बताया, इसमें किस पक्ष का ज्यादा योगदान रहता है? पैटर्नल, फादर साइड में, फादर, साइड में, ग्रैंडफादर, चाचा जी, बड़े पापा, नाना नानी भाई, साइड का भी रहता है क्या? इतना मेजर नहीं है। पैटर्नल साइड का ज्यादा फैक्टर अच्छा, है। क्योंकि क्या मेरे दादाजी इन सबके तो अच्छे बाल थे, बट नाना पक्ष जो है वहां पे थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। तो बचने के लिए मेरे सर एक बीच में पृथ्वी शॉ का हुआ था, वो एकदम ही गायब। पृथ्वी शॉ आप क्रिकेट फॉलो करते होंगे, तो उनका तो एकदम ही साफ हो गया था कुछ समय में ही। तो ये क्या रहता है, मतलब ऐसी स्थिति किसी की ना आए तो इसके लिए कैसे बच सकते हैं? देखिए, अगर अर्लीस्ट आपने मान लीजिए 15, 16, क्योंकि 17 किसी ने में क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी शॉ जैसी स्थिति, तो उसके लिए हाँ 15, 16, 17 में आपको अगर आइडेंटिफाई होने लग जाता है कि यार मेरे बाल गिर रहे हैं, हाथ में आ रहे हैं, डेंसिटी कम हो रही है, हेयर लाइन पीछे जा रही है, और अगर आपने उसको इग्नोर करते चले गए, मतलब मेरे पास ऐसे पेशेंट है कि 1 साल पहले का पिक्चर आप पहचान नहीं पाएंगे। 1 साल के अंदर सारी खेती उजड़ गई। ये जो एकदम साइलेंट अटैक हो जाता है, इसके लिए क्या? साइलेंट नहीं है, वो तो दिख रहा है आपको। अच्छा। आपको इग्नोर कर रहे हैं, हाँ। आप डॉक्टर के पास जाने से बच रहे हैं। अच्छा, और कुछ टेस्ट भी इसमें सर बताए हैं, कहाँ गए टेस्ट? ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है सर। धूल मिट्टी आपने बता रही है। बोटॉक्स फिलर करके कुछ होता है क्या? बोटॉक्स ट्रीटमेंट आजकल एक सैलून ट्रीटमेंट चल रहा है बालों के लिए, उसका इतना कोई योगदान नहीं है। ट्राइपोस्कोपी टेस्ट? ट्राइकोस्कोप से टेस्ट होता है ना। ओके, क्या होता है ये? एक वो एक माइक्रोस्कोप होता है, जैसे एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्राइकोस्कोप, तो उससे हम बालों को थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं, बालों के रूट्स को देख पाते हैं और बालों के स्ट्रक्चर को देख पाते हैं, उसके हिसाब से डायग्नोसिस करते हैं। ओके। एक सर ऐसा होता है कि जनरल जो मेरे साथ हुआ है कि कई बार जैसे अपने बाल थोड़ा सा झटकारते हैं तो कई सारे वाइट वो गिर जाते हैं, तो वो डैंड्रफ ही रहता है? हाँ, वो एक डैंड्रफ का एक पार्ट है। अगर आपको ऐसे करने में खूब सारे कई सारे आ जाते हैं, हाँ, जैसे मैं स्क्रीन में ऐसे करके चेक कर लेता हूँ तो पूरी स्क्रीन ऐसी तो हो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, मतलब आपको क्योंकि आगे जाके आपके हेयर फॉल शुरू मेरे बाल देख के आपको अभी क्या लग रहा है कि ठीक है या कुछ? देखिए, जितनी दूरी से हम बैठे हैं, हाँ। उसके हिसाब से आपके बालों की डेंसिटी और वॉल्यूम ठीक है, हेयर लाइन भी सही है। हेयर लाइन भी ठीक है? हाँ। अच्छा। तो अभी एज सच अपने को जरूरत नहीं है, हाँ। बशर्ते अपने को हेयर फॉल हाँ, 15-20 सर गिरते हैं बाल। आपने 90-100 तक बताया है, मेरे 15-20 अभी आप सेफ एरिया में, अभी सेफ एरिया में, बट ध्यान रखने की बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा सर कुछ टिप्स देना चाहें हमारे व्यूअर के लिए आप? मेरा एक ही मैसेज रहेगा जो अपने व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि आप अपने बालों का, अपनी डाइट का स्पेशल ध्यान रखें। स्पेशली अगर फीमेल्स की बात करूं, डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्रोटीन इंटेक के ऊपर हमारी नजर रहना चाहिए। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, B12, D3 ये हमारी डाइट में है कि नहीं। और जो मेल्स हैं, जो बॉयज हैं, लड़के लोग हैं, पुरुष लोग हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आपकी जेनेटिक हिस्ट्री अगर स्ट्रांग है, आपके परिवार में हेयर फॉल की हिस्ट्री है, तो आपको ये देखना है, ये ध्यान रखना है कि 15, 16, 17, 18 इस समय से हेयर फॉल जनरली शुरू हो जाता है। तो अगर आपके बालों की थिनिंग हो रही है, बाल पतले हो रहे हैं, या हेयर लाइन पीछे जा रही है, या बहुत सारे बाल आ रहे हैं हाथ में, तो आपको प्रॉम्प्ट यानी अर्लीस्ट स्टेप में ट्रीटमेंट शुरू करना है, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यही मेरा मैसेज है। ठीक है, थैंक यू सर। तो दोस्तों, हमारे साथ थे डॉक्टर प्रतीक तिवारी सर। हेयर फॉल पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है हमारी। डॉक्टर प्रतीक तिवारी सर के बारे में कुछ आपको बता दूं, गूगल में टॉप रेटेड डॉक्टर हैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और सर के रिजल्ट जो पेशेंट के रहते हैं, हेयर का काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। और हम स्किन हब क्लिनिक है, आप एक बार जरूर सर का इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक चेक कर सकते हैं, जहां पर सर हेयर फॉल को रिवर्स कर देते हैं। जो पेशेंट को हेयर लॉस हो चुका होता है, बालों की डेंसिटी चली गई होती है, तो वो रिवर्सिबल हो जाता है और बाल वापिस आ जाते हैं। तो कभी भी आपको ऐसी जरूरत हो हेयर फॉल से रिलेटेड, तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर का जो एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि आपको एड्रेस आसानी से मिल जाए। नमस्कार।